यदि कोई एक दोष था जिसे रुद्रप्रताप नरक शिशु को उत्तर में पहचानना पड़ता तो वह था उसकी सेना की तुलना में मृतकों के राजा की सेना की वास्तविक शक्ति। बताओ, रुद्रप्रताप ने शांत किंतु दबावपूर्ण स्वर में पूछा, तुम्हारी सेना अधिक शक्तिशाली है या मृतकों के राजा की? उत्तर तो वह पहले ही अनुमान लगा चुका था, किंतु सत्य को स्वयं उथर के मुख से सुनना आवश्यक था। उथर कुछ क्षणों तक हिचकिचाया। उसकी देह, जो प्रायः एक निराकार चिपचिपे लोभ के पिंड के रूप में रहती थी, हल्के से सिहर उठी। फिर उसने कहा, मृतकों की सेना हमारी तुलना में थोड़ी सी अधिक शक्तिशाली है। थोड़ी सी। रुद्रप्रताप के शब्द शांत थे, पर उनमें ऐसा दबाव छिपा था कि उथर का संपूर्ण शरीर मरोड़ खाने लगा। क्रोध और अपमान से उबलते हुए उथर की देह फड़क उठी। लोभ की सेना तुम्हारे नागाओं से कमजोर हो सकती है, वह गरजा, पर हम उतने निर्बल नहीं हैं जितना तुम समझते हो। रुद्रप्रताप ने ठंडे स्वर में स्मरण कराया, फिर भी पिछली बार तुमने बहुत जल्दी घुटने टेक दिए थे। उथर ने खिन्न होकर उत्तर दिया, नाग जल और हिम पर अधिकार रखते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अधिकांश प्रहार सह सकते हैं, किंतु नागों की शीतल शक्ति हमारे शरीर को जमा देती है, यहाँ तक कि लोभ के मूल पिंड को भी चकनाचूर कर सकती है। अब रुद्रप्रताप को स्पष्ट हो गया था कि ये दयनीय सा भूल भुलैया नौवें तल जैसे क्रूर वातावरण में कैसे जीवित रही। अपनी खींच उतारने के लिए उथर ने एक अधीनस्थ को बुलाया और पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया। कि एक चिपचिपे पिंड ने तीखी चीख निकाली, किंतु कुछ ही क्षणों में वह पुनः अपने मूल रूप में लौट आया। यहाँ तक कि आघात से अलग हुए टुकड़े भी पुनः आपस में जुड़ गए। हम जीत न पाएं, उथर ने दबी हुई संतुष्टि के साथ कहा, पर पराजित भी नहीं होंगे। समझ गया, रुद्रप्रताप ने कहा। उसके चेहरे पर उभरी प्रशंसा की हल्की झलक देखकर उथर ने राहत की सांस ली, पर वह शांति क्षणिक सिद्ध हुई। लगता है, रुद्रप्रताप ने आगे कहा, तुम्हारी सेना मेरी अपेक्षा से अधिक उपयोगी है। उसकी आंखों में चमक देखकर उथर का शरीर कांप उठा। जब मैं लौटूं, रुद्रप्रताप ने धीमे किंतु भयावह स्वर में जोड़ा, तब हम फिर इस विषय पर बात करेंगे। पर आप करने क्या जा रहे हैं? उथर ने सशंकित स्वर में पूछा। रुद्रप्रताप ने उत्तर नहीं दिया। उसकी रहस्यमयी मुस्कान देखकर उथर की देह से चिपचिपा द्रव टपकने लगा। सतह की ओर वापसी। लोभ की भूल भुलैया से निकलते ही रुद्रप्रताप ने बिना विलंब पोर्टल खोला और सतह की ओर प्रस्थान किया। उथर और उसकी सेना का उपयोग कैसे करना है, ये योजना उसके मन में स्पष्ट हो चुकी थी, किंतु उससे पूर्व उसे सतह की स्थिति समझनी थी, जिसे वह हाल के समय में उपेक्षित करता आया था। उसने सबसे पहले ली जुनयंग को संपर्क करने का प्रयास किया। जीवन रक्षा के ऋण के कारण वह अब भी किसी भी सहायता के लिए तत्पर रहती थी। इसके अतिरिक्त मिस्टर बैक की तुलना में उससे संवाद करना सरल था, जिनके साथ उसका संबंध अधिक व्यावसायिक और जटिल था। किंतु आज उसका फोन बंद था। संभवतः वह अधोलोक में किसी अभियान पर गई थी। अतः रुद्रप्रताप ने मिस्टर बैक को फोन किया। आखिरकार फोन किया। तुम कहाँ लापता थे? उधर से तीखा बेचैन स्वर सुनाई दिया। कुछ अधोलोक संबंधी कार्य थे, रुद्रप्रताप ने उत्तर दिया। छोड़ो, मेरे कार्यालय आओ, तुम्हारे न रहने में कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ है। क्या हुआ? रुद्रप्रताप की जिज्ञासा बढ़ गई। जिस स्वामी विहीन भूल भुलैया की बात कर रहे थे, हाँ, वह मिल गई है। क्षण भर के लिए रुद्रप्रताप स्तब्ध रह गया। विस्फोटक सत्य। कार्यालय पहुंचते ही मिस्टर बैक ने बताया कि एक खोजी दल ने संयोगवश उस भूल भुलैया को खोज निकाला था 3 सप्ताह पूर्व। एक अधोलोक शिशु उसमें गिर गया और वही भूल भुलैया का स्वामी बन गया। एक मानव भूल भुलैया का स्वामी। मिस्टर बैक लगभग चिल्ला उठा। उसने पोर्टल खोला। संपूर्ण विश्व ने उसे देखा और यही उसकी भूल थी। खजाने, पोर्टल, शक्ति, सब कुछ लोभ को आमंत्रित करता है। अंततः उस अधोलोक शिशु की हत्या कर दी गई। अब खोजी दल, सरकार, हर कोई सातवें नहीं, चौथे तल को खंगाल रहा था। मैंने तुमसे कहा था, मिस्टर बैक ने कहा। वह चौथे तल पर थी। रुद्रप्रताप के मन में हलचल मच गई और तभी ग्राहक जया यामिनी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है। मिस्टर बैक बोला, 20 अरब वॉन का इनाम। रुद्रप्रताप ने धीमी सांस ली। खेल अब छिपा हुआ नहीं रहा था। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, मिस्टर बैक ने सपाट स्वर में कहा। फिर क्षण भर रुककर मेज के नीचे पहले से तैयार एक मजबूत धातु का बक्सा बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोलते हुए बोला, परंतु धन पर भरोसा किया जा सकता है, नकद कभी झूठ नहीं बोलता। बक्से के भीतर सोने की चमकदार ईंटें और दुर्लभ डाउन जेम्स इस प्रकार दमक रहे थे मानो स्वयं लोभ का जुरूप हों। रुद्रप्रताप ने केवल इतना कहा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेगा और चुपचाप मिस्टर बैक के कार्यालय से बाहर निकल आया। आज उसे जितनी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, वे उसके मन में भारी उथल पुथल मचा रही थीं। जिस भूल भुलैया को अब तक 7वें तल पर स्थित माना जा रहा था, वह चौथे तल पर पाई गई थी। स्थिति इतनी उलझ चुकी थी कि स्वयं रुद्रप्रताप भी घटनाओं की कड़ियां जोड़ पाने में असमर्थ होने लगा था। उसे स्मरण आया कि नागाओं की भूल भुलैया भी 9वें तल पर पाई गई थी, जबकि उसने उसे अधोलोक के प्रवेश क्षेत्र के निकट खोजा था।
ऐसे में ये कहना कठिन था कि त्यक भूल भुलैया वास्तव में चौथे तल पर ही थी, या फिर यह भी उसी प्रकार अपने स्वामी को भ्रमित करने वाला खेल खेल रही थी। वास्तव में सातवें तल की जानकारी का स्रोत उसने कभी स्वयं सत्यापित ही नहीं किया था। यही लापरवाही अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा बन चुकी थी। हुफ, रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली। उसका मन निश्चय ही उस त्यक भूल भुलैया की ओर आकृष्ट था। आखिर अनेक्स्ट की भूल भुलैया के कोर को अपनी भूल भुलैया के समीप स्थापित कर उसने असाधारण लाभ अर्जित किया था। किंतु यदि वह बिना सोचे समझे इस प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ता तो अन्य शक्तिशाली खिलाड़ी उसे तुरंत निशाना बना लेते। फिर भी अंततः उसने निर्णय ले लिया, उसे अधोलोक में पुनः उतरना ही होगा। उसने एक बार फिर मिस्टर बैक से प्राप्त सूचना की पुष्टि की और ली जुन यंग को फोन लगाया, परंतु उत्तर फिर भी नहीं मिला। स्पष्ट था कि वह और उसका दल भी इस खोज में कूद चुके थे। पोर्टल सतह पर मात्र 2 दिन बिताने के पश्चात रुद्र प्रताप पुनः अधोलोक में लौट आया। इस बार उसने ऊपर से नीचे खोजने के बजाय सबसे निचले तल से आरंभ कर ऊपर की ओर बढ़ने का निश्चय किया। क्या भूल भुलैया 7वें से चौथे तल पर स्थानांतरित हुई थी, या फिर उसने अपने नए स्वामी को किसी विचित्र स्थान पर बुला लिया था, जैसा कि नागाओं की भूल भुलैया ने उसके साथ किया था। जो भी हो, उसे चौथे और 7वें दोनों तल स्वयं जांचने ही होंगे। डोमिनिक, उसने पुकारा। लेस देन, हाँ स्वामी। ग्रेटर देन। डोमिनिक फुर्ती से सरकती हुई आई, सतह से स्वामी की इतनी शीघ्र वापसी देखकर स्पष्ट रूप से प्रसन्न। क्या रिक्शाशा से संपर्क का कोई उपाय है? लेस देन, नागा गश्ती एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। समय लगेगा, पर क्या प्रयास करूं? ग्रेटर देन। ये सुनकर रुद्र प्रताप की आंखों में चमक आ गई। वर्तमान में असंख्य खोजी दल अधोलोक में भटक रहे थे। समय अत्यंत मूल्यवान था। सभी को तुरंत लौटने का संदेश दो, उसने आदेश दिया। उन्हें काम पर लगना है। डोमिनिक ने हल्के से सिर तिरछा किया, किंतु बिना प्रश्न के उत्तर दिया। लेस देन, जैसा आप आदेश दें स्वामी। ग्रेटर देन। और वहां से चली गई। उसके जाते ही अंधेरे से एक जानी पहचानी मोहक आवाज उभरी। मेरे प्यारे स्वामी, आज आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। यह एंजेला थी, सुना है, रुद्र प्रताप ने सहजता से कहा। कोई अत्यंत मूल्यवान वस्तु बिना स्वामी के भटक रही है। ओह, एंजेला की आंखें चमक उठीं। तो ये खजाने की खोज है? रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। एंजेला बच्चों की तरह ताली बजाने लगी। तो मैं भी चल रही हूँ, है ना? हूँ, इस पर मुझे विचार करना होगा, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। यूं ही एक मार्गदर्शक के रूप में अनिवार्य थी। रिक्शाशा गुप्त चालन और पीछा करने में निपुण थी, किंतु एंजेला, उसने अब तक कोई विशेष क्षमता प्रदर्शित नहीं की थी। एंजेला ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या वह खजाना जीवित है? संभवतः, रुद्र प्रताप ने कहा, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। एंजेला का चेहरा उतर गया। काश वह जीवित होता, उसने बड़बड़ाया, तब मैं उसे खोज सकती थी। रुद्र प्रताप ने अचानक सिर उठाया। तुम जीवित खजाने को ढूंढ सकती हो? हाँ, एंजेला की मुस्कान रहस्यमयी हो गई। बहुत बहुत दूर से भी। आखिरकार, हम पिशाचों को नाइट स्टॉकर भी कहा जाता है, अंधकार के पीछा करने वाले। तो इसका अर्थ ये हुआ? रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में पूछा। इसका अर्थ यह है, एंजेला ने मुस्कराते हुए कहा, उसकी आंखों में असामान्य चमक थी, कि आप जहां भी होंगे मैं आपको ढूंढ सकती हूँ। रुद्र प्रताप का ध्यान लंबे समय बाद पूरी तरह अपनी ओर खींच पाने से एंजेला स्पष्ट रूप से अत्यंत प्रसन्न थी। उत्साह में डूबी हुई वह आगे बढ़ी और बोली, मैं ये भी कर सकती हूँ। ये कहते ही वह उसकी आंखों के सामने से मानो वायु में घुल गई, और अगले ही क्षण रुद्र प्रताप की परछाई से निकलकर प्रकट हुई। लेस दैन, और यह भी ग्रेटर दैन। इस बार उसकी आवाज नहीं, बल्कि सीधा विचार रुद्र प्रताप के मन में गूंजा। क्षण भर के लिए वह अवाक रह गया। उसकी आंखों में विस्मय स्पष्ट था। केवल इस कारण कि मुझे आपके रक्त की आवश्यकता होती है, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मात्र एक परजीवी हूँ, एंजेला ने गंभीर स्वर में कहा। आप और मैं, हमारे बीच आपकी कल्पना से कहीं अधिक समानताएं हैं। हाँ, ये सत्य है कि मेरी शक्तियां तभी आपकी बनेंगी जब आप उन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे। रुद्र प्रताप ने आंखें संकरी कर लीं और गहन विचार में डूब गया। उसे यह बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि नागा गश्ती दलों के बीच संपर्क की व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है, परंतु ये स्पष्ट था कि उसमें पर्याप्त विलंब होता था। रिक्शाशा और यून ही के नेतृत्व में गया टोही दल आदेश मिलने के पूरे 3 दिन बाद लौट सका। स्वामी, रिक्शाशा ने घुटनों पर झुकते हुए कहा, मैं यथाशीघ्र लौटना चाहती थी, किंतु मेरी मंद गति के कारण विलंब हो गया। कृपया इस तुच्छ सेविका को दंड दें। रुद्र प्रताप ने उसकी आदतन आत्महीनता को अनदेखा किया और दृष्टि यून ही पर टिकाए, जो अब भी शून्य में देख रही थी। उसकी आंखों में न फोकस था, न भाव। टोही दल ने आसपास के भूभाग का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। यून ही ने अपनी मार्गदर्शन क्षमता साझा की है। एक मानचित्र निर्मित किया गया है। इन संदेशों के साथ ही
नागाओं की भूल भुलैया को केंद्र में दर्शाता एक अर्धपारदर्शी मानचित्र मरीचिका की भांति उसके सामने प्रकट हुआ। रुद्र प्रताप के मुख से अनायास निकल पड़ा। मानचित्र में उस मार्ग को स्पष्ट रूप से दिखाया गया था जिससे होकर तो ही दल गुजरा था। अभियान को बीच में ही रोकना पड़ा था, इसलिए केवल भूल भुलैया के आसपास का क्षेत्र ही अंकित था। अत्यंत उत्तम कार्य, रुद्र प्रताप ने संतोषपूर्वक कहा। यूं ही अचानक कांप उठी। संभवतः यह उसके जीवन की पहली प्रशंसा थी और वह उसे सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। रुद्र प्रताप ने उसके मनोभावों पर ध्यान दिए बिना मानचित्र की ओर देखते हुए मुस्कुराया। यदि समय होता तो वह पूरे 9वें तल का मानचित्र बनवाता, परंतु फिलहाल अधिक महत्वपूर्ण कार्य शेष थे। जाओ विश्राम करो, उसने कहा। हमें शीघ्र ही लंबी यात्रा पर निकलना है, तब तक अपनी ऊर्जा संचित रखो। जैसा आदेश स्वामी, रिक्शाशा और यून ही ने एक साथ कहा और प्रश्न किए बिना कक्ष से निकल गईं। अब वह अकेला था। अपने मन में उसने एंजेला को भी अभियान दल में सम्मिलित कर लिया और बिना विलंब किए उथर की भूल भुलैया की ओर प्रस्थान किया। उथर पूर्ववत अपने सिंहासन पर अकड़कर बैठा था, परंतु जैसे ही रुद्र प्रताप प्रकट हुआ वह भय से कांप उठा और तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। मेरे महाराज, आज यहाँ आने का क्या सौभाग्य। प्रारंभिक भूल के बाद से ही उथर आवश्यकता से अधिक भयभीत रहने लगा था। क्या तुम्हें 8वें तल की ओर जाने वाला कोई मार्ग ज्ञात है? रुद्र प्रताप ने सीधा प्रश्न किया। 8वां तल, मेरा आशय ऊपर की ओर ले जाने वाले मार्ग से है। यद्यपि उथर काया था, परंतु 9वें तल की गतिविधियों पर उसकी निगरानी अत्यंत सक्रिय थी। उसकी लालच की गांठें इसका प्रमाण थीं। मुझे एक मार्ग ज्ञात है, उसने कहा। पर आप पूछ क्यों रहे हैं? तुम जानते हो। रुद्र प्रताप के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तो ये तो बहुत अच्छा है, तुम मेरे साथ चलोगे। उथर का मुख लटक गया, परंतु उसके पास विकल्प कभी था ही नहीं। मैं 2 दिन में लौटूंगा, रुद्र प्रताप ने जाते जाते आदेश दिया। तब तक अपने आवश्यक कार्य निपटा लो। इस प्रकार उथर भी अनिच्छा से रुद्र प्रताप के अभियान दल का हिस्सा बन गया। अभियान के दिन पूरी तैयारी के साथ रुद्र प्रताप ने लालच की भूमि का पोर्टल खोला। दूसरी ओर उथर प्रतीक्षा कर रहा था। तैयार हो? रुद्र प्रताप ने ऐसे पूछा मानो अपने शयन कक्ष का द्वार खोल रहा हो। उथर ने उत्तर नहीं दिया। उसका शरीर मात से हर उठा। तो यही वह भूल भुलैया है जिस पर आपके प्रथम शूरवीर का शासन है? एंजेला ने ऐसे पूछा मानो किसी सैर पर आए हो। उसके पीछे रिक्शाशा, यून ही और अपने अपने बेसिलिस्क पर सवार नागा अश्वारोही प्रकट हुए। उथर का चेहरा विकृत हो गया। संकीर्ण स्वामी कक्ष में नागाओं की उपस्थिति उसे असहज कर रही थी, किंतु रुद्र प्रताप ने उसकी चिंता की उपेक्षा की। चलो, उसने कहा, मार्ग दिखाओ। वैसे यह अभियान कितना लंबा चलेगा? उथर ने संकोच से पूछा। बहुत अधिक नहीं, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। उथर के चेहरे पर क्षणिक राहत आई, पर वह तुरंत फीकी पड़ गई। कम से कम 1 महीना, रुद्र प्रताप ने जोड़ा। संभव है 2 भी लग जाएं। 2 महीने यदि आवश्यक हुआ। उथर कराह उठा। महाराज, मेरे अधीनस्थ मेरी उपस्थिति के बिना जीवित नहीं रह सकते। महीने में 1 बार उन्हें शक्ति न दूं तो लौटने पर मुझे रिक्त भूल भुलैया मिलेगी। अब ध्यान देने पर रुद्र प्रताप को भी लगा कि उथर पहले से छोटा हो गया था। यदि संभव हुआ तो कार्यक्रम समायोजित करूंगा, उसने कहा। इसके साथ ही अधोलोक की शांत राहों पर उनका काफिला आगे बढ़ पड़ा। थोड़ा धैर्य रखो, रुद्र प्रताप ने कहा। जरा ठहरो, रुद्र प्रताप ने शांत किंतु निर्णायक स्वर में कहा। ये केवल हमें उस मार्ग के प्रवेश द्वार तक ही छोड़ेंगे, उससे आगे नहीं। नागा अश्वारोहियों की उपस्थिति ने रुद्र प्रताप और उसके दल को न केवल ऊर्जा की बचत कराई थी, बल्कि यात्रा को भी सहज और सुरक्षित बना दिया था। परंतु वह ये भली भांति जानता था कि ये मूल्यवान मुख्य सैन्य इकाइयां अधिक समय तक नागा भूल भुलैया से दूर नहीं रह सकती। इसी कारण उसका विचार स्पष्ट था। जैसे ही 8वें तल की ओर जाने वाले मार्ग तक पहुंचा जाए, अश्वारोहियों को तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। चलो, उसने आगे कहा। जल्दी करने में कोई हानि नहीं। इसके साथ ही दल ने अपनी गति बढ़ा दी। कुछ समय पश्चात दल ने एक उपयुक्त निर्जन स्थल पर विश्राम हेतु डेरा डाला। स्वामी, मैंने यहाँ आपके लिए आसन तैयार कर दिया है। रिक्शाशा की आवाज़ सुनकर रुद्र प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा। भूमि पर किसी अज्ञात प्राणी की मोटी चमड़ी बिछी हुई थी। रुद्र प्रताप ने हल्के से कंधे उचकाए। इतनी आवश्यकता नहीं थी। मैंने सुना है कि आपको भूल भुलैया की ठंडक पसंद नहीं, रिक्शाशा ने विनम्रता से कहा। यदि आपका आसन ठंडा हुआ तो वह बदमिजाज नागा स्त्री मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। कृपया क्षमा करें। वह नागा स्त्री निस्संदेह डोमिनिक ही थी। ठीक है, रुद्र प्रताप ने अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार भूल भुलैया से बाहर निकलने से पहले उसे डोमिनिक की अंतहीन डांट सुननी ही पड़ती थी। वह चमड़ी पर लेट गया। रात्रि पहरा 3-3 के दल में बदल बदल कर लगाना। रिक्शाशा ने बिना हिचक नागा अश्वारोहियों को आदेश दिया। सभी को ज्ञात हो कि आज स्वामी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं।
जब मैं, लालच का राजा, यहाँ हूँ, तो कौन साहस करेगा कि हमारी ओर आंख उठाए? उथर ने अकड़ते हुए कहा और रिक्शाशा को डांट दिया। इसके पश्चात उसने अपना शरीर विभाजित करना आरंभ किया। उसके शरीर से अलग हुई श्लेष्म की गांठें भूमि पर टपकीं, रेंगती हुई मार्ग के विभिन्न सिरों तक फैल गईं, मानो एक अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। उथर ने गर्व से रुद्र प्रताप की ओर देखा, मानो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा हो। रुद्र प्रताप को स्वीकार करना पड़ा, यही वह क्षमता थी जिसने उथर को दूर स्थित लालच की भूमि से नागा भूल भुलैया पर जासूसी करने में समर्थ बनाया था। जैसा वादा किया गया था, घुसपैठ की अब कोई चिंता नहीं थी। हालांकि उथर यह भूल चुका था कि यही क्षमता उसे पहले संकट में भी डाल चुकी थी, और यही विचार रुद्र प्रताप को भीतर ही भीतर हंसा गया। क्या 9वें तल पर सब ऐसे ही हैं? एंजेला ने उथर की हास्यास्पद मुद्रा देखकर हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, रुद्र प्रताप ने संक्षेप में उत्तर दिया, यह अपवाद है। उदाहरण के लिए बेसिलिस्क सम्राट एनेक्स्ट वास्तव में भूल भुलैया स्वामी कहलाने योग्य शक्ति रखता था। इसके अतिरिक्त नागा भूल भुलैया में आए दूतों की मात्र उपस्थिति ही यह सिद्ध करती थी कि सभी भूल भुलैया स्वामी उथर जैसे नहीं होते। ये दिखने में भी अजीब है और व्यवहार में भी। एंजेला ने खिलखिलाकर कहा, मुझे 9वां तल अब और भी पसंद आने लगा है। अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह अभी भी अधोलोक का ही हिस्सा है, जहां अवसर मिले तो हर कोई काट खाने को तैयार रहता है। 9वां तल उतना सरल नहीं था जितना पहली दृष्टि में प्रतीत होता था। रुद्र प्रताप स्वयं भी यह मानने लगा था कि उसने उथर की शक्ति को उसके हास्यास्पद लालच की सेना देखकर कुछ अधिक ही कम आंक लिया था। वह सेना जितनी विचित्र दिखती थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। अधिकांश भौतिक आक्रमणों से अछूती, श्लेष्म की शक्तिशाली गांठों से बनी हुई। एंजेला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गहरे तल के भूल भुलैया स्वामियों से मिलने पर आपका विचार अवश्य बदलेगा। वहां ये लालच का राजा अधिक से अधिक एक साधारण इकाई नायक बन सकता है। मैं उनमें से एक को देख चुका हूँ। रुद्र प्रताप ने कहा। वास्तव में उसने केवल देखा ही नहीं था, वह अधोलोक के ड्यूक का दास भी रह चुका था। उसके स्वर में अनजाने ही छिपी शत्रुता ने एंजेला की आंखें फैला दीं। आपके भीतर कोई गहरी दुश्मनी है ना? उसने पूछा। रुद्र प्रताप ने उत्तर नहीं दिया। उसकी दृष्टि अपने साथियों पर गई, जो शांति से शिविर की व्यवस्था कर रहे थे। ये वही अधोलोक था, पर अब कोई भय नहीं था। न वैसा भय जैसा उसने पहली बार डंजन बेबी के रूप में यहाँ कदम रखते समय अनुभव किया था। उसे नहीं पता था कि यह आत्मविश्वास उसके बैरोन पद के कारण था या साथियों की शक्ति पर अटूट विश्वास के कारण। दल में न केवल 9वें तल के 2 भूल भुलैया स्वामी थे, बल्कि 10 निर्दयी और साहसी नागा अश्वारोही भी। उथर ने अपना शरीर विभाजित कर जाल सा सुरक्षा घेरा बना रखा था, और एंजेला, जीवित प्राणियों की उपस्थिति भांपने वाली पिशाच, इन सब के रहते घात लगाकर आक्रमण करना लगभग असंभव था। इसी कारण रुद्र प्रताप उस रात अधोलोक में होते हुए भी अद्भुत शांति का अनुभव कर सका। अगले दिन दल पुनः आगे बढ़ा। कुछ छिटपुट हमले हुए, पर वे सभी नागा अश्वारोहियों द्वारा क्षण भर में निष्फल कर दिए गए। पहली बार उन्हें युद्ध करते देख रुद्र प्रताप विस्मय से भर उठा। अश्वारोही और उनके बेसिलिस्क मानो एक ही जीव हों, काटते, नोचते, भाले भोंकते। उनका साहस और उग्रता असाधारण थी। जैसे ही शत्रु गिरते, नागा तुरंत उनके डाउन जेम्स निकाल लेते। यही वह मार्ग है जो ऊपरी तल की ओर जाता है। उथर रुक कर बोला। रुद्र प्रताप ने अपने संदेश देखे। आपने 8वें और 9वें तल को जोड़ने वाला मार्ग खोज लिया है। लालच की भूमि से इस मार्ग तक का रास्ता मानचित्र में जोड़ दिया गया है। यूं ही की मार्गदर्शन क्षमता के कारण नागा भूल भुलैया से लालच की भूल भुलैया तक का मार्ग सफलतापूर्वक अनुमानित और मूल्यांकित कर लिया गया है। 9वें तल के कुछ अब तक अज्ञात क्षेत्र अब उसके लिए उजागर हो चुके थे। मानचित्र में नागा भूल भुलैया से लेकर एनेक्स्ट की पूर्व भूल भुलैया, जिसे अब लालच की भूल भुलैया कहा जाता था, वहां तक के सभी मार्ग स्पष्ट रूप से अंकित थे। साथ ही वह संकरा मार्ग भी दर्शाया गया था जो सीधे 8वें तल की ओर ले जाता था। मानचित्र का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद रुद्र प्रताप इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नागा भूल भुलैया वास्तव में 9वें तल के बाहरी क्षेत्र में स्थित थी, न कि उसके केंद्रीय या निर्णायक हिस्से में। सामान्य परिस्थितियों में अधोलोक का यह अटल नियम था कि जितना कोई जीव या भूल भुलैया गहरे तल की ओर जाने वाले मार्ग के समीप होती है, उतनी ही उसकी शक्ति, प्रभाव और भयावहता अधिक होती है। इस दृष्टि से देखें तो अब तक जिन भूल भुलैयाओं से रुद्र प्रताप का सामना हुआ था, वे 9वें तल की वास्तविक शक्तियों में गिनी ही नहीं जाती थीं। स्वामी, रिक्शाशा की आवाज़ सुनते ही रुद्र प्रताप के माथे पर आई शिकन स्वतः ही ढीली पड़ गई। वह गहन विचारों से बाहर आया और नागा अश्वारोहियों की ओर मुखातिब होकर बोला, उत्तम कार्य किया है, अब तुम सब लौट सकते हो। जैसा आदेश मेरे राजा। रिक्शाशा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया।
चूंकि रुद्र प्रताप ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि रिक्षाशा और नागा अश्वारोही केवल 9वें तल तक ही उसका साथ देंगे, इसलिए किसी ने भी उसके आदेश पर आपत्ति नहीं की और वे बिना विलंब वापस लौटने लगे। रिक्षाशा को विदा करना एक प्रकार से खेदजनक था, क्योंकि वह न केवल अदृश्य संचालन में निपुण थी, बल्कि खोज और जांच में भी अत्यंत दक्ष थी। फिर भी रुद्र प्रताप भली भांति जानता था कि अधोलोक में खोजियों की भीड़ के बीच किसी गैर मानवीय अस्तित्व को साथ रखना कितना जटिल और जोखिमपूर्ण हो सकता है। मार्ग में भटकना मत, उसने सावधानीवश कहा। ये तुच्छ सेवक आपके सैनिकों को सुरक्षित भूलभुलैया तक वापस पहुंचा देगा। रिक्षाशा ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। रुद्र प्रताप को विशेष चिंता नहीं थी। रिक्षाशा कभी अधोलोक की घुमंतु रह चुकी थी और अनगिनत मार्गों से परिचित थी। उसने देखा कि कैसे अर्धएल्फ और नागा अश्वारोही क्षितिज में विलीन हो गए, फिर वह वापस मुड़ा। भाग्य हमारे पक्ष में है, उथर ने सूचना दी जब उसके भेजे हुए श्लेष्मदूत मार्ग के दूसरे सिरे की टोह लेकर वापस उसके शरीर में समा गए। मार्ग के आसपास सब शांत है। अपने शरीर के किनारों से चिपकते श्लेष्म को समेटते हुए उसने आगे कहा, 8वां तल ऐसा क्षेत्र है जहां मैं स्वयं भी कभी नहीं गया। वहां हर क्षण सतर्क रहना आवश्यक होगा। आपका सम्मानित पद वहां के कुछ जीवों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। उथर की चेतावनी सुनने के बाद रुद्र प्रताप ने अपने दल को एकत्र किया और 8वें तल की ओर जाने वाले मार्ग में प्रवेश किया। मार्ग से बाहर निकलते ही उसने पूछा, एंजेला, यहाँ आसपास कोई जीवित अस्तित्व नहीं है? एंजेला ने उत्तर दिया, यदि अंधकार से कुछ उभरे भी तो वह न जीवित होगा न मृत। उसके शब्द सुनकर उथर के हाव भाव में स्पष्ट रूप से राहत झलकने लगी। रुद्र प्रताप ने उसकी ओर देखते हुए पूछा कि 9वें तल का भूल भुलैया स्वामी होते हुए भी वह इतना सहमा हुआ क्यों है? कंधे झुकाते हुए उथर बोला, यह मेरा पहला अवसर है जब मैं अपने तल से बाहर आया हूँ। यह असामान्य नहीं है, एंजेला ने समझाते हुए कहा। अधोलोक के अधिकांश जीव अपने जन्म तल से बाहर कभी नहीं जाते। जितना वे उससे दूर जाते हैं उतने ही दुर्बल होते चले जाते हैं। ये तथ्य रुद्र प्रताप के लिए नया था। अब ध्यान देने पर उसे स्वयं भी दिखने लगा कि मार्ग पार करते ही उथर का शरीर पहले की तुलना में कुछ छोटा हो गया था। तभी तो मनुष्य अधोलोक युद्ध में विजयी हो सके। रुद्र प्रताप ने धीमी आवाज में कहा, यदि 9वें तल का भूल भुलैया स्वामी इस अवस्था में था तो अन्य जीवों की दशा और भी दयनीय रही होगी। एंजेला और उथर दोनों ने गंभीर दृष्टि से अपने स्वामी की ओर देखा। स्वामी, एंजेला बोली, शांति संधि के अंतर्गत अधोलोक की सेनाओं ने अवश्य समर्पण किया था, परंतु गहरे तल के वास्तविक स्वामी जो अधोलोक की सच्ची शक्ति हैं, युद्ध में उतरे ही नहीं। उन्होंने केवल कुछ अधीनस्थ भेजे। यदि वे स्वयं मैदान में उतरते तो मनुष्य कभी ये दावा नहीं कर पाते कि वे युद्ध जीत गए। मनुष्यों ने केवल ऊपरी तल ही देखे। उथर ने जोड़ा, प्रवेश द्वार के पास के कुछ कमजोर जीवों को हराकर वे स्वयं को विजेता समझ बैठे। उन दोनों के स्वर में अधोलोक के प्रति गर्व स्पष्ट था। रुद्र प्रताप ने कड़वी मुस्कान के साथ अपने उत्तेजित अधीनस्थों को देखा। वास्तव में दोनों पक्षों ने युद्ध में सीमाओं के साथ भाग लिया था। जहां गहरे तल के स्वामी सामने नहीं आए, वहीं मनुष्य अपनी सबसे शक्तिशाली हथियार प्रणालियों का प्रयोग भी नहीं कर पाए थे। तो निष्कर्ष ये हुआ कि जितना ऊपर हम जाएंगे उथर उतना ही कम उपयोगी होता जाएगा। रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि वातावरण की तीक्ष्णता कम हो सके। जिस बात से मैं इनकार भी नहीं कर सकता वही मुझे और अधिक दुखी कर रही है, उथर ने निराश स्वर में कहा, और उसके शरीर से श्लेष्म फिर टपकने लगा। एंजेला हंस पड़ी और रुद्र प्रताप से सट गई। जब तक मैं आपके साथ हूं किसी तल का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसने गर्व से कहा। यह सुनकर उथर भड़क उठा, तुम पिशाच तो अपने स्वामी की अनुमति के बिना न किसी की भूमि पर कदम रख सकते हो, न जल पार कर सकते हो, अकेले कुछ नहीं कर सकते और उपहास मुझे कर रहे हो। अजीब है, एंजेला ने मुस्कुराते हुए कहा। गहरे तल को छोड़कर अधोलोक में पानी है ही कहाँ, और वैसे भी मैं अपने स्वामी को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसमें बुरा क्या है? उथर की झुंझलाहट और एंजेला की शरारती मुस्कान साफ बता रही थी कि वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली। हम पहले ही समय से पीछे हैं, अब पर्याप्त हो गया, आगे बढ़ते हैं। 8वें तल का मानचित्र अब यूं ही की मार्गदर्शन क्षमता के कारण नवीकृत हो चुका था, इसलिए विलंब का कोई कारण नहीं था। मार्ग दिखाओ। यूं ही रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। अब तक मौन खड़ी वह डंजन बेबी आगे बढ़ने लगी, या कम से कम प्रयास करने ही वाली थी। स्वामी, एंजेला ने उसे तुरंत रोक दिया। क्या हुआ? हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, उसने अत्यंत शांत स्वर में कहा। कितने? रुद्र प्रताप ने पूछा। लगभग 50। उनके हृदय की गति से प्रतीत होता है कि वे हाल ही में यहाँ पहुँचे हैं। तुम ये भी जान सकती हो, जब तक लक्ष्य जीवित हो। एंजेला के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। रुद्र प्रताप ने उथर की ओर देखा। उथर, क्या तुम यूं ही के साथ छिप सकते हो? उत्तर देने से पहले ही उथर तीव्रता से हिला और उसका शरीर अपना आकार खो बैठा। उसने यूं ही को पूरी तरह निगल लिया और दीवार से चिपककर उसी का हिस्सा बन गया। वाह, रुद्र प्रताप ने आश्चर्य से कहा।
फिर उसने एंजेला से कहा, चलो। विशेष क्षमता छद्मावरण सक्रिय की गई। एंजेला ने अपनी क्षमता का एक भाग साझा किया है। छद्मावरण उन्नत होकर पूर्ण गुप्तता में परिवर्तित हो गया है। पूर्ण गुप्तता छिपाव का उच्चतम स्तर है। आपकी उपस्थिति, हृदय धड़कन और अस्तित्व पुनर्तः विलुप्त कर दिया गया है। संदेशों की श्रृंखला देखते ही रुद्रप्रताप की आंखें फैल गईं। ये केवल छिपना नहीं था, यह अस्तित्व का लोप था। एंजेला हंसी। मैंने कहा था मैं उपयोगी हूं। और वह भी अंधकार में घुलने लगी। जंगली सुअर ने रुद्रप्रताप की गंध सूंघी और उसी क्षण उसका मुंह अचानक बंद हो गया, मानो उसकी चेतना ने खतरे को पहचान लिया हो। रुद्रप्रताप ने शांत किंतु अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, जब तुम मेरी भाषा बोल सकते हो तो यह मान लेना उचित होगा कि तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य है, और यदि ऐसा है तो तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। उसके दाहिने हाथ पर अंकित बारन की मुहर तीव्र प्रकाश से चमक उठी, मानो अधोलोक स्वयं उसके अस्तित्व को स्वीकार कर रहा हो। बारन की विशिष्ट क्षमता कुलीन गरिमा निम्न स्तर सक्रिय हुई। बुद्धिमान प्राणी अधिकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते, किंतु यदि लक्ष्य स्वयं बारन से अधिक शक्तिशाली हो तो वह आक्रमण कर मुहर को छीन सकता है। आप में ये क्षमता सभी जीवों पर प्रभाव डालने योग्य करिश्मा नहीं है, किंतु इस बार आप सफल रहे। लक्ष्य कुलीन गरिमा निम्न स्तर के प्रभाव में झुक गए हैं। जंगली सुअरों के नेत्रों की चमक बुझ गई और उनके शरीर अनायास ही झुक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी रीढ़ तोड़ दी हो। उथर, रुद्रप्रताप ने धीमी आवाज में पुकारा। उथर, लालच की भूल भुलैया का स्वामी, इतनी कुशलता से अपने परिवेश में घुल चुका था कि रुद्रप्रताप लगभग उसे पार कर ही गया था। पुकार सुनते ही उथर ने अपना वास्तविक रंग प्रकट किया और अपने भीतर समाई यून्ही को बाहर उगल दिया। ओह, आमतौर पर भावहीन रहने वाली यून्ही के चेहरे पर भी स्पष्ट असंतोष झलक रहा था। उसने अपने शरीर से चिपके श्लेष्म के टुकड़ों को झाड़ा, जबकि उथर उन्हें सावधानी से समेटकर पुनः अपने शरीर से जोड़ने लगा। यहाँ इन्हें फिर से भरना कठिन है, उथर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसकी दृष्टि पहली बार जंगली सुअरों पर पड़ी। उसने गर्दन तिरछी की, उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक प्रसन्न हो उठा। ओह, क्या ये भोजन है? जंगली सुअरों की आंखें घूमने लगी और उनके मुंह से लार टपकने लगी। नहीं, रुद्रप्रताप ने निर्विकार स्वर में उत्तर दिया, ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जंगली सुअरों ने बताया कि वे विशाल दंत कुल के योद्धा हैं और उनका निवास उसी क्षेत्र में है जहां 8वें और 9वें तल को जोड़ने वाला मार्ग स्थित है। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा भूल भुलैया वास्तव में एक विशाल ग्रामनुमा संरचना था। फिर भी हमें अपने मुखिया को सूचना देनी चाहिए, एक सुअर ने कहा। क्या तुम्हारे साथी पहले ही सूचना देने नहीं गए? दूसरे ने पूछा। वे भरोसे के लायक नहीं हैं, बहुत मूर्ख हैं। ये बात कहते समय वह स्वयं भी कुछ विशेष बुद्धिमान नहीं लग रहा था, किंतु रुद्रप्रताप ने इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। आखिरकार उसे मार्ग चाहिए था, 8वें तल का भ्रमण नहीं। वैसे, सुअर ने जिज्ञासा से पूछा, आप जैसे सम्मानित अधोलोक कुलीन इस तल पर क्यों आए हैं? युद्ध के समय भी कोई कुलीन यहाँ नहीं आया था। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल वे जीव ही ऊपरी तल पर आते थे जिन्होंने अपने क्षेत्रीय युद्धों में पराजय झेली हो। विशिष्ट अतिथियों के मामलों में अधिक टांग अड़ाने वाले अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। उथर ने झुंझलाकर कहा। ये जानकर कि ये सुअर भोजन नहीं बनने वाले, उसका मूड स्पष्ट रूप से बिगड़ गया था। जंगली सुअर ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। स्वामी, एंजेला ने अचानक सावधान करते हुए कहा, मैंने भी देख लिया है। रुद्रप्रताप ने उत्तर दिया, इतने शोर के साथ दौड़ते हुए आ रहे हों तो न देख पाना असंभव है। दूर से धरती को हिला देने वाली पदचाप सुनाई देने लगी। दल रुक गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। लगता है सुअर दल आ रहा है, रुद्रप्रताप ने शांत स्वर में कहा। जैसा अनुमान था, असाधारण रूप से विशाल दांतों वाले दर्जनों जंगली सुअर सामने आ गए। मैंने कहा था कि मुखिया को सूचना देनी चाहिए, मार्गदर्शक सुअर ने बड़बड़ाया। उसके पास खड़ा असामान्य रूप से बड़ी नाक वाला सुअर बोला, तुम रास्ते में ही उस विशिष्ट अतिथि को भूल जाते। उनकी बातचीत हास्यास्पद होती जा रही थी। रुद्रप्रताप को ज्ञात था कि वे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, किंतु इतनी मूर्खता की उसने अपेक्षा नहीं की थी। फिर भी सभी सुअर मूर्ख नहीं थे। स्वामी, वहां एक असाधारण रूप से शक्तिशाली सुअर छिपा हुआ है, एंजेला ने सुअरों के उस सैलाब की ओर संकेत करते हुए कहा जिसने पूरे मार्ग को भर दिया था। संभवतः वही इनका मुखिया है, अन्यथा उसमें इतना प्रबल जीवन बल नहीं हो सकता। रुद्रप्रताप ने आंखें संकीर्ण की और भीड़ में दृष्टि दौड़ाई। उसे तुरंत एक ऐसा सिर दिखाई दिया जो शेष सभी से ऊपर उठा हुआ था। वह सुअर छिपने का प्रयास कर रहा था, किंतु अपने विशालकाय शरीर के कारण असफल रहा। तो इनके पास भी कोई न कोई रणनीति है। रुद्रप्रताप ने सिर हिलाया। उसी क्षण उसके साथ खड़े बंदी सुअर आगे बढ़े और ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे, अधोलोक का बैरन आ रहा है, मार्ग खाली करो। अरे मूर्खों, मैंने कहा था, हट जाओ। पीली सी काया वाले जंगली सुअर ऐसे गरज रहे थे मानो वे आरंभ से ही रुद्रप्रताप के अधीन रहे हों।
ये दृश्य इतना विचित्र था कि स्वयं रुद्र प्रताप कुछ क्षणों के लिए शब्दहीन रह गया। यह मोहर का प्रभाव है या ये पहले से ही इतने अजीब थे? उसने असमंजस में बुदबुदाया। उसके पास खड़ी एंजेला खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम नालायक हो। अंततः विशालकाय मुखिया, एक भीमकाय जंगली सुअर, ने धैर्य खो दिया। वह झुंड को चीरता हुआ आगे बढ़ा। अन्य सुअरों से कम दोगुना विशाल, भले जैसे लंबे और नुकीले दांत तथा 4 उभरी हुई आंखें, उसका व्यक्तित्व उसके पद के अनुरूप भयावह प्रभुत्व बिखेर रहा था। मुखिया के गरजते ही दोनों घबराए हुए सुअर एक साथ बहाने गढ़ने लगे। आप गलत समझ रहे हैं। गहरे तल से एक विशिष्ट अतिथि यहाँ हैं। मुखिया ने अपनी चारों आंखें घुमाकर रुद्र प्रताप और उसके दल को परखा। लेस देन, वह हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। विश्वास नहीं होता कि वह केवल 8वें तल से आया है। ग्रेटर दैन, एंजेला ने मनोसंवाद में सावधान किया। लेस देन, मुझे पता है। ग्रेटर दैन, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। मुखिया की अपार शक्ति वह पहले ही भांप चुका था। बारन की विशिष्ट क्षमता, कुलीन गरिमा, निम्न स्तर, सक्रिय। बुद्धिमान प्राणी अधिकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते, किंतु यदि लक्ष्य स्वयं बारन से अधिक शक्तिशाली हो तो वह आक्रमण कर मोहर को हथिया सकता है। विशाल दंत कुल के मुखिया ने प्रभाव का आंशिक प्रतिरोध किया है। वह हल्के रूप से भयभीत हुआ है। जहां यह अधिकार 2 सामान्य सुअरों पर पुनर्तः कारगर रहा था, वहीं मुखिया पर उसका प्रभाव सीमित रह गया। आप जैसे महान अधोलोक कुलीन यहाँ क्यों आए हैं? मुखिया का स्वर पहले की तुलना में संयत था, किंतु उसका अभिप्राय स्पष्ट था। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई कुलीन गहरे तल छोड़कर ऊपर आता हो। मैं 7वें तल की ओर जाते हुए यहाँ से मात्र गुजर रहा हूँ। रुद्र प्रताप ने निर्भीकता से कहा। 8वें तल पर पहली बार आया हूँ, इसलिए तुम्हारे अधीनस्थों से मार्गदर्शन मांगा। मुखिया ने विस्मय से अपना विशाल सिर तिरछा किया। कोई कुलीन ऊपर क्यों चढ़ेगा? 7वें तल पर ऐसा कुछ नहीं जो रुचिकर हो। मेरे निजी काम हैं, रुद्र प्रताप ने संक्षेप में उत्तर दिया, और वे साझा करने योग्य नहीं। क्षण भर विचार कर मुखिया बोला, क्या तुम्हें ज्ञात है कि इस समय 8वें तल पर क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता होगा? रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कहा न, यहाँ पहली बार आया हूँ। तब तुम्हें लौट जाना चाहिए। क्या तुम मुझे रोकोगे? रुद्र प्रताप की आंखें नीली ज्वाला से दहक उठीं। मुखिया एक कदम पीछे हटा और नथुनों से लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, शांत रहो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। बस 8वें तल की स्थिति कुछ उलझी हुई है। स्पष्टीकरण से पहले ही दोनों सुअरों ने बोल दिया, वहां युद्ध चल रहा है। मुखिया को चिंता है कि आप जैसे विशिष्ट अतिथि उसमें फंस न जाएं। युद्ध? रुद्र प्रताप का चेहरा तन गया। यह उसकी योजना में नहीं था। हाँ, मुखिया बोला, स्थिति अराजक है। आपके लिए यात्रा कठिन हो सकती है। रुद्र प्रताप ने अनिच्छा दिखाई। ये कितनी तात्कालिक बात है, परिभाषा पर निर्भर करता है। पर लौटना मुझे स्वीकार नहीं। मुखिया ने उसकी मनोदशा भांपते हुए कहा, एक उपाय है। मैं तुम्हें 8वें तल को शीघ्र पार कराने वाला मार्ग दिखा सकता हूं, पर बदले में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। सीधे मुद्दे पर आओ, रुद्र प्रताप ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अभी नहीं, मुखिया ने जल्दी से जोड़ा। 7वें तल का काम निपटा कर लौट आना, तब मेरी सहायता करना। ये और झंझट भरा नहीं होगा। पहले सुन तो लो, न रुचि हो तो इनकार कर देना। रुद्र प्रताप ने अपने साथियों की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, सौदा स्वीकार। अच्छा, ये तय रहा। ओ, रुद्र प्रताप ने कमर थामते हुए कराह भरी। उसके सामने 7वें और 8वें तल को जोड़ने वाला मार्ग था। अब मैं विदा लेता हूँ, वीर स्तरीय जंगली सुअर ने कहा, जिसे मार्गदर्शक बनने को विवश किया गया था। रुद्र प्रताप ने हाथ उठाकर संकेत दिया, काम ठीक हुआ। चलो, आलसी सुअरों। मुखिया गरजा। धूल से सने सुअर, जो जमीन पर जीभ निकाले पड़े थे, तुरंत उठ खड़े हुए और ऊर्जा से भरकर गायब हो गए। जैसा सोचा था, पूरी तरह दिमाग खाली। एंजेला ने खींचते हुए कहा, मैं भी सहमत हूँ। रुद्र प्रताप ने कराह के साथ जोड़ा। उसे किसी गुप्त उपाय की आशा थी, पर सुअरों ने बस दल को पीठ पर लादकर पागलों की तरह दौड़ा दिया था। उनकी भगदड़ से युद्धक प्राणी तक भयभीत होकर रास्ता छोड़ते चले गए। इन पर सवारी करना भयानक था। रुद्र प्रताप ने शिकायत की। मैं आधा गल गया, उथर बोला। वास्तव में उसका श्लेष्मीय शरीर अब आधा रह गया था। कम से कम जल्दी पहुंच तो गए, रुद्र प्रताप ने कहा और उथर को आगे जांच के लिए भेजा। शांत है, उथर ने बताया। यही तुमने 8वें तल पर भी कहा था, रुद्र प्रताप ने याद दिलाया। इस बार मैंने दूर तक जांच की है, उथर ने आग्रह किया। सावधानी से वे 7वें तल में प्रविष्ट हुए। अंधकार और भारहीनता का एहसास क्षणिक था, फिर सामान्य हो गया। अगले दिन लाल आंखों वाले प्राणियों की अंतहीन लहर ने उन्हें घेर लिया। युद्ध के दौरान गुप्तता सक्रिय नहीं की जा सकती। युद्ध के दौरान गुप्तता सक्रिय नहीं की जा सकती। हाया कीक। रुद्र प्रताप ने घुटने से खोपड़ियां चकनाचूर कर दी और युद्धभूमि का जायजा लिया। उथर शारीरिक आक्रमणों से लगभग अप्रभावित दिखा, जबकि एंजेला और यून ही अपेक्षा से कहीं बेहतर लड़ रही थीं। ये प्राणी पूरी तरह पागल हैं।
उथर चिल्लाया। रुद्र प्रताप ने सहमति में सिर हिलाया, ये 7वें तल के लिए अत्यधिक उग्र थे। आखिरी शीघ्र ही उनके रक्तरंजित शरीर फर्श पर बिखर गए। क्या ऊपरी तल हमेशा ऐसे ही होते हैं? थका हुआ उथर फर्श पर लेटते हुए बोला। अब वह पहले से भी छोटा लग रहा था। नहीं, रुद्र प्रताप ने शवों की ओर देखते हुए कहा, यदि रोज ऐसे युद्ध होते तो कोई भूल भुलैया बचती ही नहीं। उसने अनगिनत मुठभेड़ों को याद किया। पहले दिन को छोड़कर हर दिन युद्ध ही युद्ध था। 7वें तल पर पहुंचने के बाद पहले दिन को छोड़ दिया जाए तो ऐसा एक भी दिन नहीं बीता था जब रुद्र प्रताप को लगातार युद्धों का सामना न करना पड़ा हो। ये स्थिति तब भी नहीं बदली जब उसके साथ अंजलिका जैसी साथी थी, जो जीवित प्राणियों की उपस्थिति को पहले ही भांपकर चेतावनी दे सकती थी, क्योंकि इस तल पर मौजूद हर एक जीव मानो पूरी तरह पागल हो चुका था और बिना किसी चेतावनी के आक्रमण कर देता था। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? लंबे समय बाद मिले पहले विश्राम के क्षणों में अंजलिका ने सिर हिलाते हुए खिन्न स्वर में कहा, अब तक जो कुछ मैंने देखा है उसके आधार पर तो मुझे ये 7वां तल गहरे तल से भी अधिक भयावह प्रतीत हो रहा है। रुद्र प्रताप ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान परिस्थिति की जड़ तक पहुंचने में लगा हुआ था। धीरे धीरे उसके मन में एक तर्क उभरने लगा। नरकलोक में आया यह अचानक और व्यापक परिवर्तन अवश्य ही उन हजारों खोजियों के कारण हुआ होगा जो 4थे तल पर स्थित परित्यक्त भूल भुलैया को खोजने के उद्देश्य से भीतर प्रविष्ट हुए थे। यद्यपि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वे खोजी इतनी बड़ी उथल पुथल कैसे उत्पन्न कर सकते थे, किंतु यदि ऐसा न हुआ होता तो पूरे 7वें तल में इस स्तर की अराजकता असंभव थी। उसे इस बात का गहरा पश्चाताप हुआ कि उसने 8वें तल पर विशाल जंगली सुअर प्रमुख से उस युद्ध और अव्यवस्था का वास्तविक कारण नहीं पूछा था, क्योंकि उसने उसे केवल एक सामान्य क्षेत्रीय संघर्ष मान लिया था। अपने विचारों को समेटकर जैसे ही रुद्र प्रताप ने अदृश्य होने की कला सक्रिय करने का प्रयास किया, वह अचानक ठिठक गया और गंभीर भाव से अपने चारों ओर देखने लगा। यामिनी कहाँ है? जिस यामिनी को वह कुछ ही क्षण पहले अपने बगल में युद्ध करते देख रहा था, वह अब वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अंजलिका ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और धीरे से सिर हिला दिया। वह यहाँ नहीं है। आसपास बहुत से जीव उपस्थित हैं, परंतु उनमें से कोई भी यामिनी नहीं है। दोबारा देखो, रुद्र प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, वह यहीं कहीं होनी चाहिए। अंजलिका ने अपनी संवेदनाओं को और गहराई तक फैलाया, किंतु परिणाम वही रहा। नहीं, वह सचमुच यहाँ नहीं है, उसने स्पष्ट रूप से बताया। उसी समय उदय ने भी समर्थन करते हुए कहा, जब वह अपने जांच के लिए भेजे गए श्लेषमंशों को वापस अपने शरीर में समेट रहा था। मैंने भी प्रयास किया, किंतु उसकी उपस्थिति या छाया तक का कोई संकेत नहीं मिला। आखिर यह हो कैसे सकता है? रुद्र प्रताप बुदबुदाया ही था कि अचानक उसका शरीर स्थिर हो गया। 7वें तल का मानचित्र अद्यतन किया गया है। मानचित्र के अज्ञात क्षेत्रों का एक भाग प्रकट हो गया है। संदेश पढ़ते ही रुद्र प्रताप की सांस अटक गई। उसकी दृष्टि के कोने में उभरे अर्धपारदर्शी मानचित्र पर एक ऐसा क्षेत्र प्रकाशित हो रहा था जो उनके मार्ग से बहुत दूर स्थित था और जो सामान्य परिस्थितियों में पूर्णतः अंधकार में रहना चाहिए था। मानचित्र के मध्य एक चमकीला बिंदु प्रकट हुआ, मानो किसी छिद्र की भांति, और अत्यंत धीमी गति से फैलते हुए अंधेरे क्षेत्रों को मिटाने लगा। रुद्र प्रताप के चेहरे पर गहरी शिकन उभर आई, क्योंकि उसके मन में अब केवल एक ही निष्कर्ष बचा था। उसे वह दिन स्मरण हो आया जब नरक लोक के प्रवेश द्वार के पास भटकते हुए वह अचानक 9वें तल पर पहुंचा दिया गया था, और उसी दिन उसने नागा की भूल भुलैया पर अधिकार किया था। उसके विचार तीव्र गति से दौड़ने लगे। महेश्वर सिंह ने उसे बताया था कि परित्यक्त भूल भुलैया 7वें तल पर स्थित है, किंतु वह 4थे तल पर मिली थी, जिससे रुद्र प्रताप ने यह मान लिया था कि सूचना त्रुटिपूर्ण थी। परंतु अब स्थिति तभी तर्कसंगत लगती थी जब प्रारंभिक जानकारी सही रही हो और भूल भुलैया वास्तव में 7वें तल पर ही हो। फिर भी ये तथ्य अत्यंत विचित्र था कि वही भूल भुलैया यामिनी को अपनी ओर खींच ले। इतने संयोगों का एक साथ घटित होना लगभग असंभव था कि एक ही भूल भुलैया दो डजन शिशुओं को आकर्षित कर ले। फिर भी पूर्ण निश्चय अभी भी संभव नहीं था। ऐसा तो नहीं कि मानचित्र कुछ क्षण और बदलता रहा, फिर अचानक स्थिर हो गया। रुद्र प्रताप ने हवा में तैरते उस अर्धपारदर्शी मानचित्र को ध्यान से देखा, हाथ आगे बढ़ाया और शून्य में रेखाएं खींचता हुआ एक दिशा निश्चित की। वह दिशा उस अज्ञात अंधेरे क्षेत्र से भी आगे जाती थी जहां मानचित्र रुक चुका था। उसकी दृष्टि अंततः एक निश्चित बिंदु पर जाकर ठहर गई। उसने अंजलिका और उदय को अपने पास बुलाते हुए शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हमें यामिनी मिल गई है। आपकी विशेष क्षमता गुप्त गमन स्टेल्थ सक्रिय हो चुकी है। अंतहीन युद्धों की श्रृंखला के बीच रुद्र प्रताप को अंततः एक दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान विश्राम का क्षण प्राप्त हुआ। उसकी चेतना के भीतर एक संदेश उभरा जो ये सूचित कर रहा था कि उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित गुप्त गमन क्षमता अब सक्रिय हो चुकी है। क्षण भर में उसका अस्तित्व अंधकार में घुल मिल गया और उसी के साथ अंजलिका ने भी स्वयं को छायाओं में विलीन कर लिया। तुम अब भी दिखाई दे रहे हो, अंजलिका ने शांत स्वर में कहा। रुद्र प्रताप ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्या कर सकता हूँ, उसे यहाँ अकेला छोड़ भी तो नहीं सकता।
यद्यपि उद्यतश्लेष महात्मा ने गिरे हुए प्राणियों के शवों को निगल लिया था, फिर भी वह अपनी शक्ति के क्षय को रोक नहीं पाया था। संभवतः इसका कारण ये था कि वह बहुत समय से लोभ की भूलभुलैया से दूर भटक रहा था। परिणामस्वरूप उदय अर्धपारदर्शी हो चुका था और अब वह रुद्र प्रताप के शरीर से ऐसे चिपका हुआ था मानो एक जीवित कवच हो। यही कारण था कि रुद्र प्रताप की गुप्त गमन क्षमता ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। जब भी वह तेजी से आगे बढ़ता, उसके और वातावरण के बीच हल्का सा विलंब उत्पन्न हो जाता, क्योंकि उदय उसके साथ पूरी तरह समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा था। मुझे खेद है, उदय ने धीमे स्वर में कहा। अगर दोबारा बाधा बने तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। रुद्र प्रताप ने बिना भाव बदले उत्तर दिया। अब भी देर नहीं हुई है, उदय ने कहना शुरू किया। चुप रहो, चलो आगे बढ़ते हैं, रुद्र प्रताप ने उसकी बात काटते हुए कहा और आगे बढ़ गया। गुप्त गमन सक्रिय होने के बाद वह बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से गति कर सकता था, जो कि छद्मावरण क्षमता से पुनर्तः भिन्न था, जहां उसे धीमी चाल रखनी पड़ती थी। अब वह ऐसे तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा था मानो वास्तव में उड़ रहा हो। मार्ग में उसे कई ऐसे प्राणी दिखाई दिए जो एक दूसरे को फाड़ने नोचने में इतने व्यस्त थे कि वायु में उत्पन्न हो रही हल्की सी विकृति तक पर उनका ध्यान नहीं गया। जब वे स्वयं को बचाने और दूसरे को नष्ट करने में मग्न थे, तब किसी और की उपस्थिति पर ध्यान देने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा सातवां तल नरक के उन्माद में डूब चुका हो। चलो, हमें तेजी से बढ़ना होगा, अभी भी दूरी तय करनी है, रुद्र प्रताप ने मानसिक संवाद के माध्यम से कहा, जब उसकी दृष्टि उस बिंदु पर टिकी थी जो मानचित्र पर काफी समय से स्थिर बना हुआ था। तारांकन मानचित्र के साथ यात्रा करना रुद्र प्रताप की कल्पना से कहीं अधिक सरल सिद्ध हुआ। यद्यपि मानचित्र बीच बीच में टूटा फूटा और असंगत था, फिर भी सही मार्ग पहचानने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। इसी प्रकार वह उस अज्ञात क्षेत्र को पार करने में सफल हुआ जो मानचित्र पर गहरे अंधकार के रूप में अंकित था, और अंततः उस स्थान तक पहुंच गया जहां यामिनी ने अचानक नए भूभाग को चिन्हित करना प्रारंभ कर दिया था। ये सब उसके लापता होने के मात्र 2 दिनों के भीतर घटित हुआ। स्वामी, ये तो भूलभुलैया का प्रतीक चिन्ह है, अंजलिका ने कहा। मैंने भी देख लिया है, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। कच्ची भूमिगत सुरंग की दीवारों के बीच एक ऐसा प्रतीक अंकित था जो न केवल स्पष्ट था बल्कि अस्वाभाविक रूप से परिष्कृत भी। वह परिचित भी लग रहा था और फिर भी पुनर्तः परिचित। ये किसका प्रतीक है? अंजलिका ने पूछा। ये किसी विदूषक के मुखौटे जैसा प्रतीत होता है, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। यद्यपि उसे नहीं पता था कि नरक लोक में ऐसा कोई प्राणी वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, अंजलिका ने कहा। फिर भी हमें भीतर जाना ही होगा। यामिनी को ढूंढना एक कारण था, किंतु वह रहस्यमय भूलभुलैया स्वयं भी रुद्र प्रताप के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुकी थी। चलो, तारांकन भूलभुलैया अभी सक्रिय नहीं हुई थी, इसलिए प्रथम दृष्टि में उसमें कुछ विशेष प्रतीत नहीं होता था, परंतु उसकी चिकनी दीवारें और अत्यंत सुव्यवस्थित फर्श ये स्पष्ट कर रहे थे कि यह स्थान साधारण नहीं था। सावधान रहना, रुद्र प्रताप ने चेतावनी दी। यह कोई परित्यक्त भूलभुलैया नहीं थी, ये जीवित थी। यदि इस भूलभुलैया ने वास्तव में यामिनी को अपना स्वामी चुना था, तो रुद्र प्रताप और उसके साथी यहाँ अनचाहे अतिथि थे, और ऐसे में कुछ भी कभी भी हो सकता था। सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए वे एक विस्तृत खाली कक्ष में पहुंचे। उसके मध्य एक पुराना लकड़ी का संदूक और एक कंकाल पड़ा हुआ था। दोनों ही इस स्थान के लिए अत्यंत असंगत प्रतीत हो रहे थे। संदूक इतना जीर्ण लग रहा था कि रुद्र प्रताप को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे छूते ही वह बिखर जाएगा, जबकि कंकाल उसे इस प्रकार जकड़े हुए था जैसे वह उसका सबसे अनमोल खजाना हो। यह क्या है? अंजलिका ने पूछा। मुझे भी नहीं पता, रुद्र प्रताप ने स्वीकार किया। क्या मैं देख लूं? उदय ने मानसिक संवाद में फुसफुसाया और स्वयं को रुद्र प्रताप से अलग कर लिया। फर्श पर फैलते ही वह एक बालक के आकार का रह गया। उसने अपने शरीर से मुट्ठी भर श्लेष्म निकाला और उसे संदूक की ओर उछाल दिया। ये क्षमता उपयोगी तो है, पर इसकी आदत डालना कठिन है, अंजलिका ने विचार प्रकट किया। तभी टप टप रुद्र प्रताप ने एक नियमित ध्वनि सुनी। नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर स्वयं ही ताल में थिरक रहे थे। कहीं से एक मधुर सी धुन भी सुनाई देने लगी। मुड़कर देखने पर उसने पाया कि अंजलिका मंद स्वर में गुनगुना रही थी और उसकी धुन उसके पैरों की ताल से पुनर्तः मेल खा रही थी। मुझे लगता है हमें इसे खोल देना चाहिए, उदय ने नाचते झूमते हुए कहा। अब स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। संदूक से दूर हटो, रुद्र प्रताप ने पूरी शक्ति से चिल्लाया। जब वे नहीं रुके तो उसने आगे बढ़कर दोनों को पकड़ लिया और पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। उदय दीवार से टकराकर चपटी टिकिया की तरह नीचे फिसल गया। कुछ क्षणों बाद आपने प्रलाप का घातक जाल पार कर लिया है। आपकी पूरी टीम अनंत उत्सव नामक भयानक शाप से मुक्त हो चुकी है। शाप समाप्त हो चुका है। प्रणाली आपकी तीक्ष्ण निर्णय क्षमता की सराहना करती है। आपका करिश्मा अत्यंत अल्प मात्रा में बढ़ा है। आपका करिश्मा अत्यंत अल्प मात्रा में बढ़ा है।
जैसे ही यह संदेश उभरा, ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने उस प्राणघातक जाल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। रुद्र प्रताप को उसी क्षण यह अनुभूति हो गई कि अभी तक जो यातनादायक उल्लासपूर्ण गीत उसके मस्तिष्क को जकड़े हुए था, वह वास्तव में उस रहस्यमय संदूक से ही उत्पन्न हो रहा था। अब जबकि वे उस भ्रम के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे, संदूक से निकलने वाली ध्वनि किसी भी प्रकार से आनंददायक नहीं रह गई थी। वह अब किसी कठोर वस्तु के दूसरी कठोर सतह से टकराने की नीरस और भयावह आवाज मात्र थी, जो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देने के लिए पर्याप्त थी। सावधान! रुद्र प्रताप अभी अपने साथियों को सचेत करने के लिए वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसी क्षण संदूक से आती ध्वनि अचानक थम गई। इसके तुरंत बाद एक के बाद एक संदेश प्रकट हुए। उत्सवों का राजा किसी अनाहूत अतिथि को अपना उत्सव नष्ट करने की अनुमति नहीं देता। उस जाल को पार कर चुके अवांछित अतिथि को बाहर निकालने हेतु एक द्वारपाल स्वयं प्रकट हुआ है। संदेश समाप्त होते ही उस संदूक को जकड़े बैठा कंकाल अचानक खड़ा हो गया। खड़ खड़ खड़, कंकाल की सभी संधियां आपस में टकराने और चरमराने लगी, मानो वह अभी अभी अपनी कब्र से उठ खड़ा हुआ हो। ये दृश्य इतना भयावह था कि दुर्बल हृदय वाले व्यक्ति का वहीं मूर्छित हो जाना स्वाभाविक था। किंतु यहाँ उपस्थित किसी को भी एक लाश से भय नहीं था। युद्ध आरंभ हो चुका है। युद्ध की घोषणा करने वाला संदेश पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि अंजलिका पलक झपकते ही उस कंकाल के पीछे प्रकट हो गई। उसकी उंगलियों के सिरे शिकारी पंजों की भांति मुड़ गए और अगले ही क्षण उसने कंकाल की गर्दन की हड्डी पर क्रूर प्रहार कर दिया। चटाक! प्रहार पड़ते ही गर्दन की हड्डी चूर चूर हो गई। अलग हुआ खोपड़ा फर्श पर लुढ़कता चला गया और उसी क्षण उदय ने अपना शरीर फैलाकर उसे निगल लिया। रुद्र प्रताप के आगे बढ़ने से पहले ही युद्ध समाप्त हो चुका था। अंजलिका ने फर्श पर गिरे कंकाल को पैरों से कुचलते हुए संतोष भरी दृष्टि डाली। ये सोचकर ही क्रोध आता है कि मैं इतनी सस्ती चाल में फंस गई। उसने झुंझलाकर कहा। जो अंजलिका कभी गहरे तल की निवासी रह चुकी थी, उसके लिए 7वें तल की एक भूलभुलैया द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाना अपने आप में अपमानजनक था। यही भाव उदय के भीतर भी था, जो शेष हड्डियों को निगलते हुए असंतोष से कुड़कुड़ा रहा था। मुझे नहीं पता ये भूलभुलैया स्वामी कौन है, उदय बोला, पर इतना तय है कि वह बेहद घिनौना है। वास्तव में इस समय घिनौना वही लग रहा था, क्योंकि उसकी पारदर्शी देह के भीतर हड्डियां पच रही थीं, पर किसी ने ये टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पहले ही बहुत समय नष्ट कर चुके हैं। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए कहा और भूलभुलैया के और भी गहरे भागों की ओर बढ़ गया। तारांकन! इसके बाद दल को कई जालों का सामना करना पड़ा, किंतु पिछली घटना के बाद सभी अत्यंत सतर्क हो चुके थे, इसलिए एक भी जाल प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यदि सावधानी बरती जाए तो इस भूलभुलैया के जालों से निपटना कठिन नहीं है। लगभग हर जाल भ्रम, प्रलोभन और अराजकता से जुड़ा हुआ था, मानो ये पूरी भूलभुलैया इन्हीं तत्वों में विशेषज्ञ हो। अंतिम चरण में रुद्र प्रताप को दर्जनों ऐसे प्राणियों से युद्ध करना पड़ा जो भूलभुलैया के प्रभाव में पागल होकर उस पर टूट पड़े थे, किंतु इसके बावजूद दल बिना किसी क्षति के अपने गंतव्य तक पहुंच गया। अब मुझे यामिनी की उपस्थिति का आभास हो रहा है, अंजलिका ने उत्सुकता से कहा। पर तुम कैसे जानते थे कि वह यहीं होगी? रुद्र प्रताप ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और आगे की ओर दे मारी। धड़ाम! भारी गर्जना और घने धूल गुबार के साथ उनके सामने स्थित प्राचीन पत्थर का द्वार ढह गया। दरार के बीच से रुद्र प्रताप ने यामिनी को देखा। वह फर्श पर उकड़ू बैठी हुई थी और जैसे ही प्रकाश पहुंचा, वह चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसके पीछे एक विशाल पत्थर की मेज थी, जिस पर उसी विदूषक मुखौटे का चिन्ह उकेरा गया था। परजीवी की विशेष क्षमता अन्वेषण डिटेक्शन सक्रिय हो चुकी है। संदेश पढ़ते ही रुद्र प्रताप की दृष्टि श्वेत शाम हो गई। आपने ऐसी भूलभुलैया केंद्रिका खोज ली है जिसने अभी तक किसी स्वामी को नहीं चुना है और जो अब तक सक्रिय नहीं हुई है। जैसे ही रुद्र प्रताप ने संदेश पढ़ा, उसे तुरंत यह समझ में आ गया कि यामिनी को भले ही भूलभुलैया ने चुना हो, किंतु उसके भीतर इस चुनाव को स्वीकार करने की स्वेच्छा का कोई संकेत नहीं था। वह संभवतः वहीं फर्श पर स्तब्ध होकर पड़ी रहती, कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ, जब तक कि रुद्र प्रताप स्वयं वहां नहीं पहुंचते। यामिनी! रुद्र प्रताप ने शांत और संयत स्वर में कहा, जब उसने अपने विचारों को व्यवस्थित कर लिया। यामिनी ने उसकी ओर मुड़कर देखा। जब रुद्र प्रताप ने उसके उदासीन और अभिव्यक्तिहीन नेत्रों को देखा, तो उसने पुष्टि कर ली कि यह महिला भूलभुलैया शिशु अभी निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्थगित कर रही थी। उन नीरस आंखों में कोई स्वतंत्र इच्छा या सक्रियता नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए रुद्र प्रताप ने यामिनी की ओर से निर्णय लेने का दायित्व स्वयं संभालने का निर्णय लिया। उसने दृढ़ता से कहा, स्वीकार करो। रुद्र प्रताप ने यहाँ आते समय पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। यदि यामिनी का मामला उसके समान था, तो उसकी भूलभुलैया प्रारंभ में केवल स्तर 1 की होगी। अतः इसकी कोर को निकालकर नागा की भूलभुलैया में स्थापित करना सबसे कुशल विकल्प नहीं था। केवल एक चिंता रुद्र प्रताप के मन में थी, दोनों भूलभुलैयाओं के बीच की दूरी। किंतु उसके पास इसका भी समाधान था। उसने पुनः कहा, भूलभुलैया स्वीकार करो। यामिनी ने बिना किसी प्रश्न किए सिर हिलाया।
उसी क्षण पत्थर की मेज पर उकेरा गया विदूषक मुखौटा वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और उसकी छाती में गहराई से प्रवेश कर गया। हाँ, यामिनी ने ऐसी ध्वनि निकाली जो न तो क्रंदन थी और न ही उद्घोष, बल्कि किसी जंगली प्राणी की चटकती सांसों जैसी प्रतीत हो रही थी। साथ ही उसके खाली नेत्र हवा में तेजी से विचरने लगे। भूलभुलैया स्वामी के सामने ही दिखाई देने वाली स्थिति खिड़की यामिनी के समक्ष प्रकट हो गई। रुद्र प्रताप ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, मेरा। यामिनी जीवन में पहली बार इतनी विचित्र घटना का अनुभव कर रही थी। असमंजस में अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में रुद्र प्रताप की ओर मुड़कर देखने लगी। नाइट, रुद्र प्रताप ने अपने वाक्य का समापन किया। अंडरवर्ल्ड बैरन की क्षमता, वत्सल की प्रतिज्ञा सक्रिय हो गई है। यामिनी उत्सवों की रानी अंडरवर्ल्ड बैरन की दूसरी नाइट के रूप में नियुक्त की जाएगी। नाइट बैरन के सबसे निष्ठावान और साहसी अधीनस्थ होते हैं। हालांकि वे हमेशा आरंभ से निष्ठावान नहीं होते, केवल वत्सल की प्रतिज्ञा करने के बाद ही वे सच्ची निष्ठा का अर्थ समझ पाते हैं। रुद्र प्रताप ने यह संदेश पहले तब देखा था जब उसने उदय को अपना पहला नाइट नियुक्त किया था। ये संदेश धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। क्या आप यामिनी को अपनी दूसरी नाइट नियुक्त करना चाहते हैं? रुद्र प्रताप और यामिनी ने एक साथ सिर हिलाकर पुष्टि की। यामिनी उत्सवों की रानी अंडरवर्ल्ड बैरन की वत्सल नाइट बन गई है। दूसरी नाइट यामिनी अपने स्वामी के भाग्य को साझा करेगी। यदि नागा की भूलभुलैया नष्ट होती है तो उद्य भी नष्ट हो जाएगा। यामिनी का क्षेत्र उत्सव का हॉल अब एक फियफडम बन गया है। यामिनी अभी भी भूलभुलैया की शासक है, किंतु उसका अब एक स्वामी है। पार्टी हॉल के कोर में संग्रहित 20% डंजन ऊर्जा अब नागा की भूलभुलैया में जाती है। आप दोनों भूलभुलैयाओं को जोड़ने वाले पोर्टल को सक्रिय नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी हॉल ने अभी तक समन्वय प्रक्रिया पूरी नहीं की है। रुद्र प्रताप ने संदेश पढ़ते हुए संतोषजनक मुस्कान दी। रुद्र प्रताप की टीम ने 7वें तल पर अपनी खोज के मुख्य उद्देश्य को पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन और भी कई बातें जांचने बाकी थीं। उन्होंने उदय और यामिनी को वापस भेज दिया क्योंकि उन्हें क्रमशः शक्ति और छुपने की क्षमता की कमी थी, और फिर रुद्र प्रताप ने एंजेलिका के साथ तेजी से ऊपर की मंजिलों की ओर चढ़ना शुरू किया। 6ठे तल के प्राणी भी पागल हो चुके थे, किंतु उनका स्टील्थ मोड उन्हें अंधकार में मिलाकर सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त ली जून यंग का मानचित्र पूरे 6ठे तल को कवर करता था, जिससे उन्हें खो जाने की चिंता नहीं थी। इस प्रकार रुद्र प्रताप और अंजलिका निर्धारित समय से बहुत आगे बढ़ चुके थे। 4थे तल पर पहुंचते ही रुद्र प्रताप ने स्टील्थ मोड निष्क्रिय कर दिया क्योंकि कुछ भूलभुलैया शिशु की विशिष्ट डिटेक्शन क्षमताओं के कारण यदि वह छुपा रहकर चलता रहता तो गलती से उसे प्राणी समझकर हमला कर सकते थे। अब से हमें सामने आकर खुद को प्रकट करना होगा, उसने कहा। रुद्र प्रताप और अंजलिका पहले ही ये तय कर चुके थे कि यदि किसी ने प्रश्न किया तो उन्हें क्या कहना है और एक दूसरे को कैसे संबोधित करना है, इसलिए अब उन्हें बिना संकोच आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। 4थे तल पर अनेकों अन्वेषक थे, जैसा कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। रुद्र प्रताप मार्ग में लगभग 100 अन्वेषकों से टकरा चुका था। लगता है हम सतह पर ही हैं, अंजलिका ने उत्सुकता से कहा। यह उसका पहला अनुभव था जब उसने अन्वेषकों को देखा, और वह इस बात से मोहित हुई कि टेरेंस इस प्रकार अंडरवर्ल्ड में आवागमन कर सकते हैं। इतने लोग यहाँ क्यों हैं? मैंने सुना था कि टेरेंस अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने से हिचकिचाते हैं। क्या उन्हें अंधकार और प्राणियों से भय नहीं लगता? अंजलिका ने सिर झुकाकर पूछा। रुद्र प्रताप ने संक्षेप में समझाया, कभी कभी लालच भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि अंडरवर्ल्ड में डाउन रत्न न होते तो कोई भी स्वयं को अन्वेषक बनने के लिए प्रस्तुत नहीं करता। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। सुना था सतह पर डाउन रत्नों से अधिक मूल्यवान और सुंदर वस्तुएं हैं। फिर मनुष्य रत्नों के लिए इतना जुनूनी क्यों है? मैं इसे समझ नहीं पा रही, अंजलिका ने उत्सुकता से पूछा। दूसरी तरफ घास हमेशा हरी लगती है, रुद्र प्रताप ने सरलता से उत्तर दिया। टेरेंस को डाउन रत्न चाहिए थे, जबकि अंडरवर्ल्ड के प्राणी जीवन भरी सतह की भूमि चाहते थे। दोनों पक्ष अपनी कमी की चीज पाने की लालसा में थे, और यही अंततः युद्ध का कारण बना। चलो अब रुकते हैं, फालतू बातों का समय नहीं है। रुद्र प्रताप ने अपनी व्याख्या समाप्त की। अंजलिका के मन में कई प्रश्न थे, पर उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। क्या तुमने यहाँ कुछ देखा? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी 5वें तल से ऊपर आई हूँ। तुमने कुछ देखा? रुद्र प्रताप के मार्ग में आने वाले अन्वेषक निडर होकर उससे प्रश्न पूछ रहे थे। हालांकि आमतौर पर उन्हें ही जानकारी साझा करनी होती, पर यह उन्हें हतोत्साहित नहीं कर रहा था। अन्वेषक बिना किसी लाभ के अंधकार में गायब हो गए। उन्होंने अभी तक परित्यक्त भूलभुलैया नहीं पाई है, रुद्र प्रताप ने अनुमान लगाया। पिछले 1 महीने से भी अधिक समय तक अन्वेषक यहाँ उधर हिलते हुए भी सफल नहीं हुए थे। यदि भूलभुलैया इतनी सरलता से खोज में मिल जाती तो बार बार अंडरवर्ल्ड जाने वाले सभी भूलभुलैया शिशु पहले ही उसे स्वामी बना चुके होते। दरअसल 4थे तल पर देखी गई भूलभुलैया वही पार्टी हॉल हो सकती है जिसे यामिनी ने 7वें तल पर दावा किया था। रुद्र प्रताप स्वयं नागा की भूलभुलैया इसी तरह प्राप्त कर चुका था।
यामिनी भी इसी प्रकार अपने भूल भुलैया में तत्काल पहुंच गई थी। भूल भुलैयाएं अपनी पसंद के लोगों को अनिश्चित रूप से बुलाती हैं और अचयनित लोग जीवन में कभी उन्हें पहचान नहीं पाते। रुद्र प्रताप ने मन ही मन विचार किया। वह और अंजलिका अब कम होते हुए अन्वेषकों से बचकर आगे बढ़ रहे थे। फीट अभी अभी उनके पास से गुजरते हुए अन्वेषक रुक गए और अपनी नजरें पूरी तरह अंजलिका पर टिक गईं। क्या तुम अपना चेहरा ढक सकती हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। ये घुटन भरा है, अंजलिका ने उत्तर दिया। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। अंजलिका स्पष्ट रूप से इस ध्यान का आनंद ले रही थी और इस बात से प्रसन्न लग रही थी कि अंततः कोई उसकी सुंदरता की सराहना कर रहा है। उसकी गोरी त्वचा और निर्मल श्वेत बाल अंधकार में भी दमक रहे थे। वे दोनों अविश्वसनीय रूप से सुंदर थे। रुद्र प्रताप यदि नागा की भूल भुलैया में होते तो खुशी खुशी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता, पर वर्तमान स्थिति इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि बाकी लोग मेरा चेहरा देखें? अंजलिका ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में यह उम्मीद झलक रही थी कि रुद्र प्रताप कह देगा कि वह उसे केवल अपना ही चाहता है। रुद्र प्रताप ने थके हुए स्वर में हाथ हिलाया। नहीं, तुम्हारी सुंदरता भीड़ में बहुत अलग नजर आती है, इसलिए तुम्हारे साथ घूमना थोड़ा बोझिल हो जाता है। अंजलिका ने मुंह फुलाकर शिकायत की। मेरा रूप कैसे अलग नजर आता है? तुम बहुत सुंदर हो, रुद्र प्रताप ने जो मन में था सीधे कहा। अंजलिका तुरंत प्रसन्न हो गई, पर रुद्र प्रताप ये समझ नहीं पाया कि वह इतनी खुश क्यों हुई, क्योंकि उसने बस जो सोचा वह बोल दिया। खैर, अब हूड पहन लो। मैं नहीं चाहता कि तुम अनावश्यक ध्यान आकर्षित करो। ठीक है। अंजलिका ने अपनी प्रतिक्रिया लंबी खींची और तुरंत हूड पहन लिया। अंजलिका ने अपना उत्तर खींचते हुए धीरे धीरे हूड पहन लिया। वैसे स्वामी, उसने कहा, और वहीं अंधकार में छिपी दीवार के पार कुछ देखा जिसे उसने अपनी बातचीत के दौरान नोटिस किया था। क्या कभी ऐसा होता है कि सैकड़ों अन्वेषक एकत्र होकर एक साथ किसी दिशा में बढ़ते हैं? मत कहो। रुद्र प्रताप ने अपने भीतर तुरंत असामान्यता का एहसास किया जब उसने अंजलिका का प्रश्न सुना। हाँ, मुझे वहां सैकड़ों अन्वेषकों की उपस्थिति महसूस हो रही है। सामान्य परिस्थितियों में अन्वेषक छोटे समूहों में काम करना पसंद करते थे। यदि सैकड़ों लोग एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए हों तो इसके केवल दो ही संभावित कारण हो सकते थे। या तो वहां कोई अत्यंत शक्तिशाली राक्षस है जिसे एक टीम अकेले नहीं हराया जा सकता, या फिर अन्वेषकों ने किसी महत्वपूर्ण चीज का पता लगा लिया है। और यही वह वस्तु थी जिसे रुद्र प्रताप तलाश रहा था। मार्ग दिखाओ, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। अंजलिका अंधकार में मिलकर तेजी से आगे बढ़ गई। तुम लोग कौन होते हो जो इस तरह रास्ता रोक रहे हो? क्या तुम सभी अन्वेषकों को नजरअंदाज कर रहे हो केवल इसलिए कि तुम एसोसिएशन के सदस्य हो? सैकड़ों अन्वेषक चौड़े खुले मार्ग में हंगामा मचा रहे थे, जो अंडरवर्ल्ड में अत्यंत दुर्लभ दृश्य था। जैसा मैंने कहा, हम भूल भुलैया हड़पने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनके सामने कम से कम 100 पुरुषों का एक समूह खड़ा था। अगर ऐसा है तो अब रास्ता हटाओ। मैं अपनी स्वेच्छा से अंदर जा रहा हूँ। कब से अन्वेषक एसोसिएशन हमें आदेश देती है कि क्या करना है? एक आदमी जो अत्यधिक पसीने में भीग रहा था अन्वेषकों को शांत करने की कोशिश में जवाब दे रहा था, लेकिन ये प्रयास पूरी तरह से असफल साबित हुआ। अरे, यह मुझे पागल कर रहा है। तुम पागल नटखट लोग, एक आदमी थोड़ी ही देर पहले भूल भुलैया का स्वामी बनते ही मर गया। सोचो, अगर अब कोई इसका स्वामी बन जाए तो क्या होगा? सामान्य नियम के अनुसार कमजोर व्यक्ति जब किसी खजाने का दावा करता है तो रक्तपात अनिवार्य होता है। वह आदमी यही विचार अन्वेषकों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे बहुत जिद्दी थे और उसकी नहीं सुन रहे थे। मरने वाले के लिए ये बस उसकी नियति है। और वैसे भी एसोसिएशन हमारे बारे में क्यों चिंता कर रही है? क्या तुम खुद के लिए भूल भुलैया का दावा करना चाहते हो? क्या इसीलिए तुम रास्ता रोक रहे हो? मैंने अभी देखा कि सॉन्ग जोंग चुल और उसके लोग अंदर गए। मार्ग में खड़े एक अन्वेषक ने एसोसिएशन के सदस्यों का सामना करते हुए आग में घी डाल दिया। क्या सच में? क्या बकवास है? ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना? जब अन्वेषकों ने सुना कि कुछ एसोसिएशन के सदस्य अंदर जा चुके हैं तो उनमें से कई ने बलपूर्वक बाधा तोड़कर अंदर जाने की लालसा दिखाई। कुछ अधीर तो इतने गुस्से में थे कि वे मार्ग की रक्षा कर रहे पुरुषों पर हमला करने ही वाले थे। इस तनावपूर्ण माहौल में केवल एक गलती से भयंकर रक्तपात हो सकता था। लेस दैन ऐसा प्रतीत होता है कि भूल भुलैया का पता चल गया है। ग्रेटर दैन, लेस दैन सही है, अन्यथा इतनी अफरा तफरी नहीं होती। ग्रेटर दैन। रुद्र प्रताप और अंजलिका, जो आसपास कहीं छिपे हुए थे, अन्वेषकों के पास जाकर मार्ग के पार झांक कर चले गए। लेस दैन, अब क्या योजना है? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? कुछ लोग तो पहले ही अंदर गए हैं। ग्रेटर दैन। लेस दैन, इसीलिए हम यहाँ हैं। ग्रेटर दैन। रुद्र प्रताप ने सावधानीपूर्वक अन्वेषकों की भीड़ के बीच से आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया। लेस दैन, जल्दी करो, यदि सावधान नहीं रहे तो वे हमें ढूंढ लेंगे। ग्रेटर दैन। कुछ अन्वेषक किसी की उपस्थिति का अनुभव करने में निपुण प्रतीत हो रहे थे।
उनकी दृष्टि तीक्ष्ण थी और वे अपने आसपास हर चीज को जांच रहे थे। लेस देन मुझे लगता है कि उन्होंने हमें पहले ही पहचान लिया है। ग्रेटर देन एंजेलिका ने कहा। रुद्र प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति की आग सी नीली आंखें उसे घूर रही थीं। उसका चेहरा झुंझलाहट से भर गया क्योंकि उसने महसूस किया कि यह आदमी छिपे हुए दुश्मनों का पता लगाने में सक्षम है। यहाँ कुछ छिपा हुआ है, उस व्यक्ति ने चिल्लाया। तत्क्षण भीड़ में हलचल और बढ़ गई। कुछ छिपा है, उसने कहा। सतर्क रहो, प्राणी की घात, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उस व्यक्ति की गर्जना पूरे मार्ग में फैल गई और हंगामा मच गया। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भूल भुलैया को भुला दो, पहले लड़कों को तैयार करो। यदि हमारी किस्मत खराब रही तो कुछ लोग आसानी से मारे जा सकते हैं। एसोसिएशन का वह भूल भुलैया शिशु जो अन्वेषकों के मार्ग में खड़ा था, आदेश वितरित करने लगा। तत्पश्चात स्टैंड बाय में खड़ा बॉडी बनकर आगे आया, जबकि प्रकाश उपकरण चमकने लगे और पूरे मार्ग को रोशन कर दिया। जिनकी इंद्रियां तेज हैं वे आगे खड़े हो जाएं, जो आत्मविश्वासहीन हैं वे पीछे हट जाएं। स्थापना में बदलाव के साथ कुछ पुरुष बाहर भागे और बाकी अन्वेषकों ने हल्ला किया। अब का समय है, भागो। रुद्र प्रताप शुरू में इस बात से झुंझला गया कि उन्हें पहचान लिया गया, लेकिन शीघ्र ही उसने महसूस किया कि इस हंगामे का लाभ उठाकर वे संकीर्ण मार्ग से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हंगामा क्या है, कोई जाकर देखो, सॉन्ग जोंगचुल ने गंभीर भौहें चढ़ाते हुए आदेश दिया और उनके एक अधीनस्थ ने अंधकार में कहीं गुम हो गया। उन अन्वेषकों को रोकना इतना मुश्किल क्यों है? हाल ही में अन्वेषक बहुत आज्ञाकारी नहीं रहे, इसके लिए परित्यक्त भूल भुलैया जिम्मेदार है। हमने एसोसिएशन के नाम से आधिकारिक सूचना भी जारी की थी ताकि वे अंडरवर्ल्ड में प्रवेश न करें, लेकिन उन्होंने फिर भी यह अराजकता खड़ी कर दी। सॉन्ग जोंगचुल ने खुद को अन्वेषकों की तरह लालच से भरे इरादों के साथ अंडरवर्ल्ड में उतारा था, फिर भी उसने बेधड़क मुस्कुराते हुए कहा, सभी अपने लालच में अंधे हैं। उसके चारों ओर मौजूद लोग उसके वफादार सहयोगी थे, जिन्होंने एसोसिएशन में महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा किया हुआ था। इसलिए किसी ने भी इस विरोधाभास को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। वैसे तुम लोग ये सब कैसे करते हो? सॉन्ग जोंगचुल और उसकी टीम ने इधर उधर छूकर, हाथ फेरकर अल्तार और पत्थर की मेज को कार्यशील बनाने की कोशिश की, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वे अब मास्टर रूम में थे, जिसे भूल भुलैया का हृदय भी कहा जाता है। परंतु निष्क्रिय अवस्था में यह मास्टर रूम केवल एक खाली पत्थर का कक्ष मात्र था। कुछ छू कर देखो, क्या पूरे दिन यही खड़े रहोगे? सॉन्ग जोंगचुल के आदेश पर एसोसिएशन के अधिकारी अराजकता मचाते हुए हर चीज को अपने मार्ग से झटकने लगे, पत्थर की मेज, दीवारें और आसपास की हर वस्तु। लेस देन सौभाग्य से हम समय पर पहुंच गए। ग्रेटर देन। इस बीच रुद्र प्रताप और अंजलिका चुपके से भूल भुलैया में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने सॉन्ग जोंगचुल और उसकी टीम की शर्मनाक हरकतों का निरीक्षण करना शुरू किया। अंजलिका ने टेलीपैथी के माध्यम से तंज कसते हुए कहा, लेस देन केवल उन्हें संघर्ष करते हुए देखना ही मुझे परेशान कर रहा है, जबकि यह सब उनके होने का हक नहीं है। ग्रेटर देन। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। भूल भुलैया द्वारा चुने गए व्यक्ति को मजबूरी में उसका स्वामी बनना पड़ता है। यही नियम उसके और यून ही के मामले में भी लागू हुआ था। अर्थात यहाँ कोई भी भूल भुलैया द्वारा चयनित नहीं था। अरे, ये कैसे संभव है कि भूल भुलैया हम पर भेदभाव कर रही है? सॉन्ग जोंगचुल ने अपनी झुंझलाहट को रोक ना पाते हुए चिल्लाया। अंजलिका ने पूछा, लेस देन अब क्या योजना है? क्या हमें और निरीक्षण करना चाहिए? ग्रेटर देन। सही समय का इंतजार करो, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। चूंकि न तो रुद्र प्रताप और न ही अंजलिका को भूल भुलैया ने चुना था, इसलिए उन्हें भी सॉन्ग जोंगचुल और उसके दल की तरह इस दुविधा का समाधान खोजने की आवश्यकता थी। बाहर प्राणी हमला कर रहे हैं। उस समय एक अन्वेषक ने एसोसिएशन से रिपोर्ट दी, जो भूल भुलैया के बाहर स्थिति जांचने गया था। प्राणी, हमारे यहाँ तो इतने लोग हैं, फिर हमला क्यों? वे छिपे हुए हैं, प्रतीत होता है। बाहर पूरी अराजकता मची हुई है। लेस देन प्राणी कहते हैं। मुझे लगता है कि वे हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेटर देन। अंजलिका ने सॉन्ग जोंगचुल और उसकी टीम की बेतुकी हड़बड़ी पर तंज कसा। तो क्या उन्होंने प्राणियों का पता लगा लिया? अभी तक नहीं। हमने जिनको छुपे प्राणियों का पता लगाने में निपुण माना, उन्हें हर कोने में भेजा, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। यह क्या घटिया काम है? ये केवल चौथी मंजिल है, फिर भी वह बड़ी भीड़ कुछ छुपे प्राणियों को नहीं ढूंढ पा रही। जैसा कि अन्वेषक हंगामा कर रहे हैं, इसलिए यह आसान नहीं है। अन्वेषक सॉन्ग जोंगचुल की गर्जना सुनकर डर गया। रुको एक मिनट, यदि हमारे लोग बाहर प्राणियों को नहीं ढूंढ पाए तो क्या वे यहाँ होंगे? ये निष्कर्ष एक अनुभवी भूल भुलैया शिशु के लिए स्वाभाविक और बुद्धिमत्तापूर्ण था। एसोसिएशन के अधिकारी तुरंत अपने हथियार निकालकर अपने आसपास घूरने लगे। लेस देन। इस रफ्तार से हमें पकड़ लिया जाएगा। ग्रेटर देन। अंजलिका ने आनंदित होकर कहा, मानो तनावपूर्ण परिस्थिति में भी उसे ये खेल मजेदार लग रहा हो। बाहर जाओ और जो लोग छुपे दुश्मनों का पता लगाने में सक्षम हैं, उन्हें बुलाओ। सॉन्ग जोंगचुल ने आसपास झांकते हुए आदेश दिया।
इसी बीच रुद्र प्रताप ने पहले ही निर्णय ले लिया था। उसने अंजलिका को बुलाया। हाँ, अंजलिका ने पूछा, क्या तुम मुझे समय दिला सकती हो? रुद्र प्रताप ने अनुरोध किया। अंजलिका ने तुरंत उसकी मंशा समझ ली और एक हल्की मुस्कान दी, जिसे किसी ने भी देखा नहीं। लेस देन मुझे क्या करना चाहिए? कितने को मारना चाहिए? ग्रेटर देन उसने पूछा। उसकी चंचल आवाज़ और उसके शब्दों की भयानकता असंगत प्रतीत हो रही थी। रुद्र प्रताप ने सोचा, अंजलिका इस स्थिति से अजीब प्रकार की उत्सुकता और आनंदित प्रतीत हो रही थी, जैसे यह उसके लिए किसी विशेष परिस्थिति का खेल हो। लेस दैन अन्वेषकों को कम मत आंको। वे भले ही ढीले दिखते हैं, पर अंडरवर्ल्ड की खतरनाक यात्रा से वे सुरक्षित निकले हैं। उनके पास हमारे देखने से अधिक औजार हैं। ग्रेटर देन रुद्र प्रताप ने चेतावनी दी। लेस देन मुझे इस पर शक है। वे तुमसे अलग दिखते हैं, उनमें न तो शक्ति है न ही ताकत, ग्रेटर देन अंजलिका ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने तीखा चेहरा बनाया जब उसने सुना कि अंजलिका किसी कारण से अपने होंठ चटका रही थी। लेस देन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, फालतू बातें बाद में करेंगे। जाओ और हलचल मचाओ, लेकिन संभव हो तो खुद को प्रकट मत करो। ग्रेटर देन। लेस देन ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ग्रेटर देन। रुद्र प्रताप को अजीब सा शक हुआ कि अंजलिका किसी तरह परेशानी खड़ी करने वाली है। वह उसे रोकना चाहता था, पर अंजलिका पहले ही उसकी दृष्टि से गायब हो चुकी थी। तुम लोग बाहर आकर इसे देखो, एक अन्वेषक ने सॉन्ग जोंग चुल को तुरंत रिपोर्ट किया। भूल भुलैया के बाहर अराजकता मची हुई थी और अंजलिका अपने काम में व्यस्त थी। अब क्या मामला यह है, हमारे कुछ लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। क्या मतलब? वे पागल हो गए हैं। उन्होंने हमारे लोगों को चोट पहुंचाई, जिसमें ह्यूनवो, ब्यूनवो और जिनशिक शामिल हैं। क्या बकवास! सॉन्ग जोंग चुल ने शाप दिया। वह मास्टर रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि पलटकर उसने कहा, तुम यहाँ रहो और इस क्षेत्र की रक्षा करो। किसी को भी भूल भुलैया चुराने का मौका मत दो। इस बीच रुद्र प्रताप ने शेष 2 भूल भुलैया शिशुओं की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि भूल भुलैया शापित है? इसका मतलब बनता है इसका पूर्व स्वामी अचानक मर गया और अब हमारे कुछ लोग पागल हो गए हैं। ये कुछ डरावना है ना? भूल भुलैया शिशु, जो पत्थर की मेज की ओर पीट करके खड़े थे, बाहर की स्थिति को देखकर चर्चा करने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए, स्पष्टतः अंजलिका द्वारा मचाई गई अफरा-तफरी को लेकर भ्रमित थे। शायद हमने अनावश्यक रूप से अपने आप को खतरे में डाल लिया। क्यों रुक गए? जैसे ही उनका साथी अचानक रुक गया, भूल भुलैया शिशु ने पलटकर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने झलकती हुई छाया देखी। अगले ही क्षण वह शरीर ढीला कर फर्श पर गिर पड़ा। क्या मैंने ज्यादा शक्ति लगा दी? रुद्र प्रताप ने सोचा। उसका इरादा केवल आदमी को बेहोश करना था, पर यह देखना हास्यास्पद था कि 2 भूल भुलैया शिशु, यहाँ तक कि साधारण अन्वेषक भी नहीं, मुंह में झाग लेकर ढीले पड़ गए। इसके बावजूद उसने तुरंत गंभीर चेहरा बनाया और पत्थर की मेज पर नजर गड़ाई। भूल भुलैया का प्रतीक इतना धुंधला था कि ध्यान से देखने पर ही दिखाई देता था। फिर भी उसकी अस्पष्टता ये पहचानने से रोक रही थी कि यह किस प्रकार का प्रतीक है। आपने उस भूल भुलैया का कोर खोज लिया है, जो अपने स्वामी को खोने के बाद निष्क्रिय हो गया था। ये तब तक सक्रिय नहीं होगा जब तक इसे नया स्वामी न मिल जाए। रुद्र प्रताप के मन में शंका उठी। उसने अपना हाथ फिर से पत्थर की मेज पर रखा और एक संदेश फिर प्रकट हुआ। आप भूल भुलैया का दावा करने में असफल रहे हैं। भूल भुलैया ने आपके प्रयास को अस्वीकार कर दिया है। रुद्र प्रताप ने अनुमान लगा लिया था। वह सोच रहा था कि क्या पत्थर की मेज को बलपूर्वक तोड़कर इसे वापस लाया जाए। तभी उसकी आंखों के सामने समाधान प्रकट हुआ। निष्क्रिय कोर निकालने के लिए उच्च ग्रेड का डाउन जेम आवश्यक है। हालांकि कोर निकालने में सफल होने पर भी भूल भुलैया आपकी नहीं होगी। भूल भुलैया फिर से किसी योग्य स्वामी को चुनने का प्रयास करेगी। रुद्र प्रताप ने अपनी जेब से रक्त तेंदुआ का हृदय निकाला और उसे पत्थर के कक्ष के पास लाया। पत्थर की मेज पर धुंधली धब्बे जैसी दिख रही भूल भुलैया का प्रतीक तुरंत लाल रत्न की ओर खींच गया। आपने निष्क्रिय भूल भुलैया का कोर निकालने में सफलता प्राप्त की। भूल भुलैया का कोर तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक इसे योग्य स्वामी न मिल जाए। भूल भुलैया अपने कोर को खोने के बाद सभी संचालन बंद कर देती है। जैसे ही संदेश समाप्त हुआ, पत्थर के कक्ष में हवा भारी और दमघोंटू हो गई, मानो मृत भूल भुलैया का संकेत दे रही हो। स्वामी, अंजलिका ने टेलीपैथिक आवाज में बुलाया। मैं हो गया, चलो। रुद्र प्रताप ने अंजलिका का समय पर दिया गया संदेश सुनते ही पत्थर के कक्ष से बाहर कूद लगाए। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि इन लड़कों की मानसिक स्थिति जांचो? मैंने कहा था कि जो अस्थिर हैं उन्हें अंडरवर्ल्ड में मत लाओ। कितनी बार कहा कि ये परेशानी करेंगे। सच कहूं तो अंडरवर्ल्ड से लौटने के बाद बहुत कम लोग वही रहते हैं जो पहले थे। सच कहूं तो बहुत कम लोग अंडरवर्ल्ड से लौटने के बाद वैसे ही रह पाते हैं जैसे पहले थे। अब जवाब दे रहे हो क्या? सोचते हो कि अब तुम बड़े हो गए हो? मैं हूं सॉन्ग जोंग चुल।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने बोलो? गुस्से से भरे सॉन्ग जोंगचुल और एसोसिएशन के अधिकारी पत्थर के कक्ष में लौट आए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने देखा कि दो लोग मुंह में झाग भरकर फर्श पर पड़े हैं। धत्तेरी, जाओ और जांच करो कि कुछ गायब तो नहीं है। तुम इन लड़कों की स्थिति देखो। सॉन्ग जोंगचुल ने, जो महसूस कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत स्थिति को समझा और पत्थर के कक्ष में चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ भी नहीं बदला और कुछ गायब नहीं है, रिपोर्ट आई। मतलब तुमको पहले से पता ही नहीं था कि वहां क्या था, इसलिए सब कुछ ठीक लग रहा है, सॉन्ग जोंगचुल ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन स्वयं पत्थर की मेज पर गायब हुए भूल भुलैया के प्रतीक को ढूंढने में असफल रहे। वैसे भी निरीक्षण जारी रखो। हम अन्वेषकों को केवल 1-2 दिन और रोक सकते हैं। तब तक निर्णायक कदम उठाना होगा, नहीं तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन सारी दुनिया की आलोचना सुननी पड़ेगी। इसलिए जो भी जरूरी हो करो। इस बीच रुद्र प्रताप पहले ही भूल भुलैया के सभी मूल्यवान हिस्सों को अपने कब्जे में ले चुका था और केवल उसका खोल बचा था। सॉन्ग जोंगचुल, यह न जानते हुए कि क्या हुआ, एसोसिएशन के अधिकारियों को लगातार हिदायतें देते रहे। रुद्र प्रताप वापस सतह की ओर लौटते समय कई अन्वेषकों से टकराए, जो अभी भी भूल भुलैया की खोज में अंधकार में अंडरवर्ल्ड में भटक रहे थे। उनके मुंह और चेहरे पर धूल मिट्टी थी और ये देखकर रुद्र प्रताप को हल्का सा अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। आखिरकार उनमें से कोई भी भूल भुलैया द्वारा चयनित नहीं हुआ था। अन्यथा भूल भुलैया अपने चुने हुए व्यक्ति को जबरदस्ती बुलाकर उसका स्वामी बना देती। रास्ते में रुद्र प्रताप ने अन्य मंजिलों पर किसी असाधारण घटना की पुनः जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। तो यही है बाहर की दुनिया, अंजलिका ने उत्साह से कहा। यह अजीब था कि एक वैम्पायर होने के बावजूद उसने अपने हाथ फैलाकर सूर्य की गर्मी को गले लगाया और भीतर तक प्रभावित हुई। वाह, केवल रुद्र प्रताप ही यह सोच सकता था, क्योंकि उसे अंजलिका की असली पहचान पता थी। लेकिन उस गेट से गुजरते कई अन्वेषक उसकी ओर लगातार दृष्टि डाल रहे थे। ये सामान्य नहीं था कि कोई विदेशी सौंदर्य इस तरह मुस्कुराए। उसके सुनहरी धवल बाल दोपहर की धूप में चमक रहे थे। एक विदेशी अन्वेषक, वाह, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। हालांकि गेट बहुत भीड़भाड़ वाला नहीं था, क्योंकि अधिकांश अन्वेषक पहले ही अंडरवर्ल्ड में प्रवेश कर चुके थे, परंतु इससे अंजलिका की चमक और आकर्षण में कोई कमी नहीं आई। रुद्र प्रताप ने भौहें चढ़ाईं। वह तेजी से अंजलिका के पास गया और उसकी हुड खींचकर चेहरे को ढक दिया। उसकी मानवीय शक्ल भले सामान्य लगती हो, लेकिन उसकी अद्वितीय सौंदर्यता ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर लिया था, जो रुद्र प्रताप को असहज कर रहा था। फिर भी अंजलिका ने जल्दी से अपनी होठ फिर से ऊपर खींच ली और सूर्य की किरणों में अपने चेहरे को लिपटा लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे वास्तव में सूर्य की रोशनी का आनंद मिल रहा था। बस थोड़ी देर और। रुद्र प्रताप ने अंजलिका की हुड वापस ठीक की, लेकिन उसके वैम्पायर होने की असली पहचान अब और भी संदिग्ध लग रही थी। बाद में, वैसे भी हमारे पास काफी समय है। बाद में मतलब फिर मुझे यहाँ वापस लेकर आओगे? अंजलिका रुद्र प्रताप से चिपक कर पूछी। अन्वेषक इस दृश्य को ईर्ष्यापूर्ण नजरों से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने उनके तरफ देखा, वे जल्दबाजी में मुड़ गए और अनजान बनने का नाटक किया। खुद भूल भुलैया शिशु इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग अभी अभी अंडरवर्ल्ड से लौटे थे, उनमें भयानक आभा थी, क्योंकि उनके जंगली स्वभाव अभी भी पूरी तरह सक्रिय थे। इसलिए वे अन्वेषक, जो स्वयं अभियान में भाग नहीं ले सके थे, रुद्र प्रताप की इस डरावनी दृष्टि का सामना करने में असमर्थ थे। ऐसा लगता है कि सभी टेरेंस तुम्हारे जैसे नहीं हैं, स्वामी। यहाँ मौजूद सभी, चाहे वे अंडरवर्ल्ड के अन्वेषक हों या सतह पर इंसान, सामान्य ही हैं, अंजलिका ने रुद्र प्रताप से धीरे से कहा, जब उसने उसकी हुड ठीक करने के लिए नजदीक आया। लगता है मेरा असली स्वामी केवल तुम हो सकते हो, कोई और नहीं। अंजलिका की मधुर आवाज किसी भी पुरुष का हृदय पिघला सकती थी, लेकिन रुद्र प्रताप अपवाद था। प्रतीत होता है कि थोड़ी नाराजगी के साथ उसने उसकी हुड के सिरे को खींचा। मैंने कहा था कि मुझसे बात करने में सावधान रहो। जब अन्वेषकों ने देखा कि रुद्र प्रताप अंजलिका को हुड से खींचकर दूर ले जा रहा है, तो उनके दांत पीस गए। वह अनजाने में उनकी ईर्ष्या का कारण बन गया था, लेकिन यह उसकी चिंता का सबसे छोटा हिस्सा था। जब वे उसके घर पहुंचे, तो वैम्पायर अंजलिका हर कोने का निरीक्षण करते हुए शोर मचाने लगी। तो ये तुम्हारा घर है? कमाल है। पोर्टल। रुद्र प्रताप ने तुरंत ही अंजलिका के उत्साह को काट दिया। उसे यह समझ नहीं आया कि वह एक भंडार से परिवर्तित घर को देखकर इतना प्रभावित क्यों हो रही थी। उसने तुरंत पोर्टल खोला और अंजलिका को अपनी ओर खींच लिया। द रीजेंसी, यूं ही कहाँ है? रुद्र प्रताप ने जैसे ही अपने मास्टर रूम का परिचित दृश्य देखा, महिला भूल भुलैया शिशु को बुलाया। लेस देन, मैं उसे बुला देती हूँ। ग्रेटर दैन, डोमिनिक ने अपने मास्टर के लंबे समय से प्रतीक्षित लौटने का स्वागत करते हुए खुशी व्यक्त की। उसने मास्टर रूम से बाहर निकलते हुए यह उत्तर दिया और थोड़ी ही देर में यूनही को अपने साथ लेकर वापस लौटी। अंडरवर्ल्ड में भटकते समय जो परिधान उसने पहना था, उसके विपरीत अब यूनही अपेक्षाकृत हल्के कपड़े पहने हुए थी।
साथ ही उसके सीने पर एक प्यारे मास्क के आकार का भूल भुलैया प्रतीक अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित था। लगता है भूल भुलैया की मालिक बनने के बावजूद वह अब भी वैसी ही है। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वह उम्मीद कर रहे थे कि महिला भूल भुलैया शिशु में कुछ ऐसा जागरूकता का संकेत दिखाई देगा जिससे वह अलग तरह से बोल सके और कार्य कर सके, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में अभी और समय लगेगा। उन्होंने हमेशा धैर्य रखने का विचार किया था, पर अब ये चिंता का विषय बन चुका था क्योंकि उसे अब भूल भुलैया की जिम्मेदारी निभानी थी। क्या संकट है? उन्होंने यूं ही की तरफ देखते हुए डोमिनिक को बुलाया, जो खाली और असमंजसपूर्ण दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। डोमिनिक, भूल भुलैया की स्थिति की रिपोर्ट दो। उन्होंने यूं ही के मामले को एक तरफ रखते हुए पहले नागा भूल भुलैया का निरीक्षण किया। लेसडन, तुम्हारे साथ गए 10 नागा घुड़सवार और अंडरएल्फ सभी बिना किसी परेशानी के लौट आए हैं। मृतकों की भूल भुलैया पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से जासूस भेजे गए हैं, पर अब तक कोई संदेहास्पद गतिविधि दर्ज नहीं हुई है। ग्रेटर दैन, सचमुच कोई भी तेजी से विकसित हो रही नागा भूल भुलैया को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी अपनी सतर्कता मत खोना और दुश्मन पर नजर बनाए रखो। मृतकों का राजा स्थिर रहने वाला नहीं है। रुद्र प्रताप ने केवल वालिसियस, मृतकों के राजा, पर एक संक्षिप्त नजर डाली थी, पर इतना ही पर्याप्त था यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि वह एक अत्यंत चालाक व्यक्ति था जो काइमेरा बनाने में पूरी तरह मोहमाया हुआ था। वह बेसिलिस्क किंग अनाक्स्ट से भिन्न था, जो अत्यधिक सतर्क होने के बावजूद शक्तिशाली था, या फिर लोभ के राजा उथेर से, जो हमेशा सुरक्षित मार्ग चुनता था। यदि वालिसियस वास्तव में कुछ योजना बना रहा है तो वह सीधे युद्ध घोषित करने के बजाय विभिन्न चालों का सहारा लेगा। लेस देन ठीक है, मैं और जासूसों को रखूंगा ताकि निगरानी बनी रहे। ग्रेटर दैन, अच्छा, तुम हमेशा मेहनत करती हो डोमिनिक। रुद्र प्रताप ने पहली बार डोमिनिक की प्रशंसा की क्योंकि वह उसके अनुपस्थित रहने के दौरान अकेले भूल भुलैया का प्रबंधन कर रही थी। डोमिनिक की आंखें उसकी देखभाल भरी बात सुनकर बड़ी हो गईं और उनके आंसुओं ने मार्गदर्शन की तीव्र भावना व्यक्त की। वह इतनी साधारण प्रतिक्रिया से भी गहराई से प्रभावित हुई थी। अंजलिका, जो उसके पास खड़ी थी, स्पष्ट रूप से ईर्ष्यालु थी, लेकिन रुद्र प्रताप ने उसे अनदेखा करना उचित समझा। वैम्पायर होने के बावजूद जो उपयोगी थी पर उसे मजबूरी में सौंपा गया था, डोमिनिक एक विशेष सहयोगी थी जो भूल भुलैया के जन्म के समय से उसके साथ थी। मुझे बस तुम्हारी कोई इच्छा बताओ, मैं उसे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करूंगा। रुद्र प्रताप ने प्रस्ताव रखा। डोमिनिक ने तुरंत उत्तर दिया, जैसे कि उसका मन पहले से ही तैयार था। लेस देन, मैं भी सतह पर जहां तुम रहते हो वहां जाना चाहती हूं। ग्रेटर दैन, वह अंजलिका से थोड़ी ईर्ष्या महसूस कर रही थी जिसने उसके साथ सतह पर यात्रा की थी। सतह, ये थोड़ा मुश्किल है। अंजलिका के लिए यह कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसकी मानव जैसी रूपरेखा थी। दूसरी ओर डोमिनिक हर पहलू में भिन्न लग रही थी, उसके त्वचा का रंग, निचला शरीर, इसलिए सतह पर उसके साथ जाने में समस्या उत्पन्न हो सकती थी। लेस देन, कोई बात नहीं। यदि मैं आपकी सेवा में रहूं और आप मुझे कुछ विशेष न दें तो भी मुझे इससे खुशी होगी। ग्रेटर दैन, डोमिनिक ने ईमानदारी से उत्तर दिया, अंजलिका की तरह बगावत किए बिना। रुद्र प्रताप ने कुछ पल सोचा। जब अवसर मिलेगा तब फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। रुद्र प्रताप की इस संभावना पर विचार करने की बात सुनकर डोमिनिक का चेहरा खिल उठा। भले ही वे सतह पर न गए, ये जानकर कि उसके मास्टर ने उसे ध्यान में रखा है, वह काफी समय तक प्रसन्न रहेगी। बाकी बात छोड़ो, अब समय आ गया है। कुछ दिन बीत चुके थे जब यूनही ने त्योहारों की भूल भुलैया पर कब्जा किया था, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन अब पूरा हो जाना चाहिए था। यही कारण था कि रुद्र प्रताप सीधे भूल भुलैया लौट आया था, भले ही सतह पर निपटाने के लिए कुछ मामले बाकी थे। पार्टी हॉल और यूनही दूसरे नाइट के साथ सिंक्रोनाइजेशन पूरा हो गया है। वह पार्टी हॉल की वैध शासक बन गई है। दोनों भूल भुलैयाओं को जोड़ने वाला पोर्टल, जो पहले अधूरी सिंक्रोनाइजेशन के कारण सक्रिय नहीं हो सकता था, अब खोला जा सकता है। रुद्र प्रताप सही समय पर पहुंचा जैसे ही यूनही और त्योहारों की भूल भुलैया ने अपनी सिंक्रोनाइजेशन पूरी कर ली थी। यूनही, उसने पुकारा। महिला भूल भुलैया शिशु, जिसने ये सूचना पहले ही प्राप्त कर ली थी, रुद्र प्रताप की आवाज से स्टार्टल्ड होकर पलटी और उसकी ओर देखी। पोर्टल खोलने की कोशिश करो, रुद्र प्रताप ने निर्देश दिया। यूनही ने बिना शब्द बोले ही खाली नजरों से उसे देखा। अंततः रुद्र प्रताप इंतजार नहीं कर सके और दोनों भूल भुलैयाओं को जोड़ने वाला पोर्टल सक्रिय किया। रुद्र प्रताप ने अपनी भूल भुलैया का कोड निकालने के बाद सतह पर लौटकर देखा कि यहाँ कुछ अविश्वसनीय अफवाहें फैल रही थीं। कितनी अफसोस की बात है, उन्हें ये सुनकर ज़्यादा खुशी नहीं होगी। हालांकि यह अफवाहें रुद्र प्रताप के लिए जरूरी रूप से नुकसानदेह नहीं थीं, क्योंकि अगर संघ एसोसिएशन अधिकतर सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करता तो वह खुद प्रकाश में आने से बच सकता था। इसके अलावा संघ ने पूरी नफरत और आलोचना अपने ऊपर झेल ली थी, इसलिए यह अफवाहें वास्तव में उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही थीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं।
अधिकांश खोजकर्ता संघ की ओर से मुंह फेर चुके हैं। जरूर कुछ अभी भी संघ का पालन करते हैं, पर अधिकांश उच्च स्तरीय भूलभुलैया शिशु संघ को छोड़ चुके हैं। ये संघ के लिए लाभदायक भी है, क्योंकि नुकसान को भूलभुलैया के माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है। उफ, बस सोचते ही जलन हो रही है। श्री बेग द्वारा कही गई यह बात केवल तभी सच हो सकती थी जब संघ ने पूरी भूलभुलैया पर दावा कर लिया होता। लेकिन ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता कि संघ केवल एक खाली खोल पर अटके हुए थे। रुद्र प्रताप पहले से ही यह अनुमान लगा चुके थे कि संघ के अधिकारी जब ये जानेंगे कि भूलभुलैया वास्तव में कितनी महत्वहीन है तो उनके चेहरे पर कैसी प्रतिक्रिया होगी। जब श्री बेग ने रुद्र प्रताप के चेहरे पर दुर्लभ प्रसन्न मुस्कान देखी तो वह फिर से बक करने लगे। ली जून यंग उन खोजकर्ताओं में से एक थी जिसे भूलभुलैया में प्रवेश करने से पहले ही लौटना पड़ा था, क्योंकि संघ ने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। असल में यह एक छुपा हुआ वरदान है। हमारी अंडरवर्ल्ड यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने एक भूलभुलैया खो दी। ये जानकर राहत होती है कि अब कई खोजकर्ताओं ने आखिरकार संघ से मुंह मोड़ लिया है। कुछ समय हो गया था जब रुद्र प्रताप और ली जून यंग मिले थे, लेकिन इस बार वह अचानक अपनी राय व्यक्त करने लगी। संघ ने हमेशा सरकार के सामने अपनी बढ़त दिखाने और लाभ कमाने की कोशिश की, लेकिन अब वह सरकार के दबाव में आ गया है। कितना अद्भुत है। ली जून यंग का चेहरा उज्ज्वल और प्रसन्न था। उसकी मुस्कान इतनी संक्रामक थी कि रुद्र प्रताप का मन भी हल्का हो गया। रुद्र प्रताप ने सहमति व्यक्त की। हाँ, वैसे भी भूलभुलैया इतनी विशाल है कि किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं बन सकती। आप सही कह रहे हैं। इस मायने में शायद संघ पूरी तरह गलत नहीं है। जरूर, मैं अभी भी सोंग जोंगचुल और उसके समूह की कार्रवाइयों से सहमत नहीं हूँ। पिछली मुलाकात से रुद्र प्रताप पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि ली जून यंग और सोंग जोंगचुल के बीच मित्रवत संबंध नहीं थे। वैसे आप अभी भी अकेले यात्रा कर रहे हैं, श्री रुद्र प्रताप? हाँ, मुझे यही सुविधाजनक लगता है। रुद्र प्रताप का उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त था। ली जून यंग ने हल्के मुस्कान के साथ अपने होंठ चाटे। यह अफसोस की बात है। आगामी बड़ी चुनौती में अगर आप टीम में होते तो मुझे मन की शांति मिलती। बड़ी चुनौती? रुद्र प्रताप को पता था कि ली जून यंग की टीम में पर्याप्त कुशल सदस्य थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठोस था। अगर वह चुनौती को बड़ी कह रही थी तो यह एक अत्यंत कठिन मिशन होगा, जिसे अधिकांश खोजकर्ता करने की हिम्मत भी नहीं रखते। रुद्र प्रताप ने संक्षेप में इसे अस्वीकार कर दिया। अगली बार जब वह अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करेगा, उसे स्थिर जल को हलचल में लाना होगा। सबसे पहले उसे वालिसियस को पूर्वनियोजित रूप से अधीन करना होगा, क्योंकि वालिसियस नागा भूलभुलैया की वृद्धि को पसंद नहीं करता था, भले ही उसने अपनी भावनाएं प्रकट न की हों। इसके साथ ही उसे अपनी प्रभावशाली सीमा का विस्तार भी करना था, इसलिए वह किसी अन्य अप्रासंगिक मामले में उलझना नहीं चाहता था। शायद मैं आपको फिर कुछ समय तक नहीं देख पाऊंगा। ली जून यंग ने खुलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की, बिना किसी ढोंग के। हाँ, हम दोनों व्यस्त हैं आखिरकार। ठीक है, फिर मिलने की उम्मीद करते हैं। हम तो पूरी जिंदगी अंडरवर्ल्ड में घूमते ही नहीं रह सकते, शायद केवल सेवानिवृत्ति के बाद समय मिलेगा। ली जून यंग के चेहरे पर अभी और कहना बाकी था, लेकिन उसने केवल अलविदा कहा और चली गई। बड़ी चुनौती है ना? रुद्र प्रताप इस बड़ी चुनौती के बारे में बहुत उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में और गहराई से जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अनजाने में किसी उलझन में फंस सकते थे। अंडरवर्ल्ड में यह उनके साथ पहले भी कई बार हो चुका था। भुर्री भुर्री। रुद्र प्रताप वहीं बैठे थे जहां ली जून यंग कुछ समय पहले थी, अपने आगामी कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे। तभी उनका फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर उनका चेहरा क्षुब्ध हो गया। हेलो। जैसे ही रुद्र प्रताप ने फोन पर कॉल बटन दबाया, एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। उन्होंने क्षणभर यह सोचते हुए रुकावट डाली कि यह आवाज उन्हें कहाँ पहले सुनी हुई थी। फिर उन्होंने संक्षिप्त और सख्त स्वर में जवाब दिया, कौन बोल रहा है? सुनते ही कॉल करने वाले ने सावधानीपूर्वक अपना परिचय दिया। हेलो, मैं किम जू ह्युक हूँ, अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान का नया सहायक प्रबंधक। अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान? क्या ये भूलभुलैया प्रबंधन कार्यालय से अलग है? रुद्र प्रताप ने नाम सुनकर पूछा। हाँ, हमने भूलभुलैया प्रबंधन कार्यालय का कार्यभार संभाला है, लेकिन हमारा ध्यान अंडरवर्ल्ड की समग्र स्थिति पर अधिक केंद्रित है। हाल ही में हुई उथल-पुथल और अंडरवर्ल्ड की संभावनाओं को देखते हुए हमने निष्कर्ष निकाला कि पुराने ढर्रे को बनाए रखना अब संभव नहीं है। अन्य शब्दों में, अंडरवर्ल्ड अत्यधिक लाभकारी प्रतीत हो रहा था, इसलिए सरकार ने इसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में निवेश करने का निर्णय लिया। फिर भी रुद्र प्रताप समझ नहीं पाए कि लगभग एक दशक बाद अंडरवर्ल्ड युद्ध के समाप्त होने के बावजूद इस नई संस्था की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। यह विवरण फोन पर समझाना थोड़ा कठिन है। क्या आप जब फुर्सत हो हमारे कार्यालय आ सकते हैं? आप उच्चतम स्तर के भूलभुलैया शिशु हैं जिनमें हमारी बोर्ड की गहरी रुचि है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आएं। किम जू ह्युक ने मनमाने ढंग से अपनी बात जारी रखते हुए कई बार अनुरोध किया कि रुद्र प्रताप कार्यालय आएं, फिर अंततः कॉल समाप्त कर दिया। ये सब अब क्यों?
अब तक सरकार ने अंडरवर्ल्ड की ओर नज़रअंदाज किया था। रुद्र प्रताप को समझ में नहीं आया कि अचानक इस क्षेत्र में अचानक रुचि क्यों जाग गई, जैसा कि अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान के गठन से स्पष्ट हो रहा था। यह मान लेना कि यह बदलाव हाल ही में खोजी गई परित्यक्त भूल भुलैया के कारण हुआ, अत्यधिक अजीब था, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने हमेशा शांत और गुप्त रूप से काम किया था। अतीत और वर्तमान दोनों में अंडरवर्ल्ड ने अनंत संसाधन और धन प्रदान किया था। फिर भी किम जू ह्युक का नर्म और उत्साही रवैया देखकर रुद्र प्रताप को विश्वास नहीं हुआ कि केवल एक अज्ञात मूल्य की भूल भुलैया की खोज ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की हो। मूलतः उन्होंने संदेह किया कि सरकार ने ये योजना पहले से ही लंबी अवधि के लिए बनाई थी। क्यों अभी? ये सवाल बार बार उनके मन में आया और चला गया, लेकिन अकेले इसका उत्तर खोजने का प्रयास व्यर्थ था। रुद्र प्रताप ने यह सुनिश्चित करने के लिए श्री बेग को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की कोई संस्था पहले कभी ज्ञात नहीं हुई। इसके बजाय श्री बेग ने रुद्र प्रताप से अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान के बारे में कई सवाल पूछे। रुद्र प्रताप ने झिझकते हुए फोन पर लिखे पते को देखा और फिर घर से बाहर निकल गए। चूंकि उन्हें जल्द ही अंडरवर्ल्ड लौटना था, इसलिए वे केवल कार्यालय की कॉल का इंतजार नहीं कर सकते थे। अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान ग्वानगह्वामुन गेट के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित था। बाहर से यह एक सामान्य कार्यालय जैसा दिखता था और यहाँ कोई साधारण बोर्ड तक नहीं था। रुद्र प्रताप ने थोड़ी देर कार्यालय को निहारा, फिर भीतर प्रवेश किया। कार्यालय लगभग 1500 वर्ग फीट में फैला हुआ था और वहां लगभग 20 कर्मचारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। रुद्र प्रताप ने फिर से यह सुनिश्चित कर लिया कि यह संस्था रातों रात स्थापित नहीं हुई थी। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? एक कर्मचारी ने देखा और पूछा। मैं किम जू ह्युक, सहायक प्रबंधक से मिलना चाहता हूँ। रुद्र प्रताप सीधे मुख्य विषय की ओर बढ़े। मैं आपको किस नाम से संबोधित करूँ? मुझे किम रुद्र प्रताप कह सकते हैं। मैंने आज सुबह ही कार्यालय में कॉल किया था। आह, श्री रुद्र प्रताप। ठीक है, समझ गया। रुद्र प्रताप की आंखों में चमक आ गई। वह व्यक्ति भले ही तटस्थ रहने का अभिनय कर रहा था, लेकिन उसके नाम को सुनते ही उसके चेहरे पर स्पष्ट हैरानी झलक रही थी। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति उनके बारे में जानता था। यह उन तरीकों के अनुरूप था जिनसे अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान के अधिकांश कर्मचारी अंडरवर्ल्ड के मामलों से निपटते थे। अन्यथा केवल एक अधिकारी इतनी हैरानी क्यों प्रकट करता, जबकि रुद्र प्रताप का नाम भूल भुलैया प्रबंधन कार्यालय के लिए भी वर्गीकृत जानकारी थी। ओह, श्री रुद्र प्रताप, आप अपेक्षा से पहले आ गए हैं। थोड़ी देर में वह व्यक्ति विभाजन के पार चला गया और एक अन्य व्यक्ति आया और कहा, मैं किम जू ह्युक हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। कृपया मेरे पीछे आइए। जैसा कि रुद्र प्रताप ने अनुमान लगाया था, साधारण दिखने वाला यह व्यक्ति वास्तव में किम जू ह्युक, सहायक प्रबंधक था। वह उसे कार्यालय के एक कोने में स्थित बैठक कक्ष तक ले गए। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी आएंगे, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। किम जू ह्युक ने चालाक और कुशल व्यवहार के साथ उनका स्वागत किया। मुझे कई सवाल पूछने हैं, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। रुद्र प्रताप ने सीधे विषय पर आते हुए कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि सामाजिक अनुभव की कमी होने के कारण भटकने पर नुकसान हो सकता है। आह, ऐसा है। हाँ, यह अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान क्या है? जब मैंने पूछताछ की तो किसी के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं था। क्या आप पहले ही दूसरों को इसके बारे में बता चुके हैं? कोई बात नहीं। हम जल्द ही इसका औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित करने वाले हैं। किम जू ह्युक ने लंबा चौड़ा विवरण देने लगे। रुद्र प्रताप ने भौहें चढ़ाईं और उसे विषय से भटकने से रोकने के लिए इशारा किया। किम जू ह्युक ने समझा और शर्मीली मुस्कान के साथ समझाना शुरू किया। अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य अंडरवर्ल्ड के असीम संसाधनों और संभावनाओं का प्रबंधन करके मानव समाज के लिए लाभदायक बनाना है। क्या ये डाउन जेम्स के कारण है? नहीं, यह अलग है। हमारा मुख्य ध्यान केवल डाउन जेम्स पर नहीं है, बल्कि यह है कि अंडरवर्ल्ड मानव समाज को किन किन तरीकों से लाभ पहुंचा सकता है। फिर भी डाउन जेम्स की अपार कीमत है। क्या एक उच्च स्तरीय डाउन जेम इतने प्रभावशाली नहीं हो सकते कि समाज के कई क्षेत्र में प्रगति ला सकें? ये दुखद है कि धनी वर्ग उन मूल्यवान जेम्स का स्वामित्व रखते हैं। किम जू ह्युक ने लंबा विवरण दिया, लेकिन अंततः माना कि मुख्य मुद्दा वास्तव में डाउन जेम्स ही थे। अतीत और वर्तमान में अंडरवर्ल्ड ने असीम लाभ और मूल्य प्रदान किया था। फिर भी रुद्र प्रताप समझ नहीं पाए कि सरकार ने इतनी लंबे समय तक इस खजाने वाले क्षेत्र की उपेक्षा क्यों की। उन्होंने अनुमान लगाया कि सरकार द्वारा अंडरवर्ल्ड के अधिकांश अधिकार जनता को सौंप देने का निर्णय इसमें एक भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से इसने भूल भुलैया शिशुओं की सुरक्षा और नियंत्रण, जो अंडरवर्ल्ड अभियानों के मुख्य खिलाड़ी हैं, आम परिवारों के हाथों में सौंप दी थी। रुद्र प्रताप ने सरकार की अचानक रुचि के पीछे के कारणों पर विचार किया। क्यों अभी? ये सवाल सरल प्रतीत होता था, लेकिन इसे विभिन्न तरीकों से व्याख्यायित किया जा सकता था। किम जू ह्युक ने उनके इरादे को भांप लिया और शब्दों का चयन करते हुए उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। हमने इसलिए अब शुरू किया क्योंकि अब सही समय है।
रुद्र प्रताप किम जू ह्यूक की पहेली से चकित थे, लेकिन समझाने की प्रतीक्षा में रहे, पर अन्य पक्ष ने अपने बयान पर और विस्तार करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बाकी विवरण आप रास्ते में जानेंगे। चूंकि आप निस्संदेह देश के उच्चतम स्तर के भूलभुलैया शिशु हैं, हम आपको जानकारी छिपाने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप अभी नहीं बताने वाले हैं तो यह मामला उठाना ही क्यों? रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया, आधे बैठने की स्थिति में। किम जू ह्यूक ने बिना भाव बदले कहा, हम उम्मीद करते हैं कि गहरे तल के भूलभुलैया शिशु, जिनमें आप भी शामिल हैं, इस तथ्य को समझेंगे। कौन सा तथ्य? रुद्र प्रताप ने पूछा, आधे उठकर। वह किम जू ह्यूक के बार बार घुमा फिराकर बोलने से परेशान होने लगा। किम जू ह्यूक ने वही उत्तर दिया, युद्ध अभी भी जारी है। उसकी आवाज़ में एक अजीब गूंज थी और रुद्र प्रताप खुद को कुर्सी पर वापस बैठते हुए पाए। अभी के लिए किसी अनावश्यक झंझट में शामिल न हो। अभी के लिए किसी अनावश्यक झंझट में मत पड़ें। किम जू ह्यूक ने अपनी चालाक और संतुलित रवैये को पूरी तरह त्यागते हुए रुद्र प्रताप के सामने सिर झुकाया और विनम्रता से बोला, हमें आपकी मदद की जरूरत है, श्री रुद्र प्रताप। किम जू ह्यूक से हुई इस बैठक के बाद रुद्र प्रताप के मन में और भी अधिक प्रश्न उठ खड़े हुए। यह मामला तो उन्हें उठाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने मन में नाराजगी व्यक्त की। सहायक प्रबंधक ने पूरी जानकारी साझा नहीं की थी, जिससे केवल रुद्र प्रताप का जिज्ञासा और बढ़ गई थी और वह उलझन में पड़ गए थे। मैं आपको सब कुछ शीघ्र ही बता दूंगा। तब तक कृपया हमारे अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें। हम इस मामले में आपकी सहयोगी भूमिका की अपेक्षा करते हैं। किम जू ह्यूक ने रुद्र प्रताप को विदा तक पहुंचाने के बजाय अंत तक लगातार विनती करते रहे। ये सब क्या चल रहा है? रुद्र प्रताप के भीतर के सहज ज्ञान ने उसे संकेत दिया कि कोई बदलाव आने वाला है। उसने नीले आकाश की ओर देखा, उसकी गंभीर दृष्टि में गंभीरता झलक रही थी। अंडरवर्ल्ड में इतना खुला और स्पष्ट दृश्य दुर्लभ होता था, लेकिन किसी कारणवश उसका मन भारी हो गया। मैंने अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान पर शोध किया है। श्री बेक, जिन्होंने कुछ जानकारी एकत्रित की थी, बिना रुद्र प्रताप के पूछे ही अपनी बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये संगठन सभी ऐसी गतिविधियों का प्रबंधन करने की योजना बना रहा है जो खोजकर्ताओं और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हैं, जिन्हें अब तक सरकार ने नज़रअंदाज किया था। तो इसका मतलब है कि वे भूलभुलैया प्रबंधन कार्यालय से भी अधिक गंभीरता से अंडरवर्ल्ड के मामलों की निगरानी करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान केवल निगरानी करने की योजना नहीं बना रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य अंडरवर्ल्ड से जुड़े सभी मामलों का प्रत्यक्ष प्रबंधन करना है। क्या ये जानकारी जुटाना आसान नहीं था? मुझे विभिन्न स्रोतों के बीच कूदना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की ओर से केवल भूलभुलैया शिशुओं और सैनिकों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें कोई सामान्य खोजकर्ता शामिल नहीं है। रुद्र प्रताप ने यह अनुमान पहले ही लगा लिया था। अब ये स्पष्ट हो गया कि अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान लंबे समय से गुप्त रूप से तैयार किया जा रहा था। सरकार ने इसके लिए अच्छी तैयारी की है। यह अद्भुत है कि इस संस्था के अस्तित्व को इतने लंबे समय तक गुप्त रखा गया। ये जानकारी केवल इसलिए लीक हुई क्योंकि संस्था का औपचारिक बोर्ड जल्द ही स्थापित होने वाला था। अन्यथा मैं भी इसकी आभास नहीं कर पाता। श्री बेक अपने नेटवर्क की जानकारी पर आत्मविश्वास व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि उन्हें संस्था की गोपनीयता ने कार्यक्षेत्र की तुलना में अधिक प्रभावित किया था। फिर भी हाल की घटनाओं के बाद संघ अब खेल से बाहर है। उसे परित्यक्त भूलभुलैया पर अपना कब्जा जमाने के लिए पहले ही काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड विकास संस्थान के गठन से संघ की स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि दोनों संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में अधिक अंतर नहीं है। अगर दोनों संस्थाएं समान मूल्य की हैं, तो लोग अधिक सार्वजनिक प्रतिष्ठा वाली सरकारी संस्था की ओर आकर्षित होंगे। सहायक प्रबंधक किम जू ह्यूक ने इतनी भव्य बहाना बनाई, लेकिन असल में ये केवल दो संगठनों के बीच का एक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा युद्ध था। अगर ऐसा था तो रुद्र प्रताप को इसे लेकर अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह किसी भी संस्था का लाभ अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था, और इसके विपरीत भी। इसके अलावा वह जटिल राजनीतिक संघर्षों में शामिल होने से घृणा करता था। फिर भी उसे किम जू ह्यूक के इस कथन से चिढ़ थी कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। अंडरवर्ल्ड ने अंडरवार हारकर शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन्होंने वचन दिया था कि वे कभी सतह पर आक्रमण नहीं करेंगे। सहायक प्रबंधक का क्या आशय था? नहीं, क्या यह मुझसे कोई संबंधित है? रुद्र प्रताप ने सोचा। उसका हाव भाव ठंडा हो गया। अंडरवर्ल्ड में युद्ध आम बात थी, इसलिए उसे कोई कारण नहीं था कि वह चिंतित हो। वह पूरी गंभीरता से श्री बेक की व्याख्या सुनता रहा, फिर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे, अगली बार कुछ डाउन जेम्स भी लेकर आइए। ये कार्यालय कोई रियल एस्टेट एजेंसी नहीं है जहां आप कभी भी आते जाते रह सकते हैं। ध्यान रहेगा, अगली बार ले आऊंगा। रुद्र प्रताप तो वैसे भी कुछ डाउन जेम्स को नकद में बदलकर आवश्यक वस्तुएं खरीदने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अगली मुलाकात का समय तय किया, तभी श्री बेक ने होंठ पर थपथपाते हुए हाथ हिलाया। क्या हुआ? कुछ भूल गए क्या? श्री बेक ने सामान्य स्वर में पूछा जब रुद्र प्रताप दरवाजे से बाहर निकलते समय रुक गए। अरे कुछ नहीं,
मैं विदा लेता हूँ, रुद्र प्रताप ने कहा। तभी उनके सामने एक श्रृंखला के संदेश चमकने लगे, जो केवल उन्हें ही दिखाई दे रहे थे और उनके आंखों के सामने झपक रहे थे। युद्ध की शुरुआत। भूल भुलैया का उन्नयन पूर्ण हो चुका है। भूल भुलैया अब स्तर 5 से स्तर 6 पर पहुंच गई है। नई सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है। भूल भुलैया के सक्रिय होने के साथ ही लगभग सभी प्राणी जो नवे तल पर निवास करते थे भूल भुलैया की उपस्थिति को पहचानते हैं और उससे भयभीत हैं। नज़दीकी भूल भुलैयों की निगाहें अब नागा की भूल भुलैया से हटेंगी नहीं। मुख्य कोर और पूरक कोर, जो आपस में अनुनाद कर रहे थे, को परिष्कृत किया गया है। मुख्य कोर के स्तर 6 में अपग्रेड होने के बाद पूरक कोर को भी स्तर 6 तक खोला गया है। दोनों स्तर 6 कोरों की दक्षता में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है। कुल दंगन ऊर्जा क्षमता, रूपांतरण दक्षता और प्रभावशक्ति में सभी क्षेत्रों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। भूल भुलैया का क्षेत्रफल भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। रुद्र प्रताप ये सोचकर चकित रह गए कि नागा की भूल भुलैया के अपग्रेड के पूर्ण होने के बावजूद वह पूरी तरह भूल चुके थे, क्योंकि वह योनि की भूल भुलैया पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। परिणामस्वरूप उन्हें लगातार अपने संदेशों की जांच करनी पड़ी, जो लगातार दिखाई देते रहे जब तक कि वह अपने निवास पर नहीं पहुंच गए। बेसिलिस्क का हृदय पूरक कोर अब नागा के हृदय मुख्य कोर के प्रभाव में अलग तरह से परिपक्व होने लगा है। अब आप बेसिलिस्क को बुला नहीं सकते। ये प्राणी अब केवल इतिहास की पुस्तकों में ही रहेंगे। बेसिलिस्क विकसित होकर टाइगर ड्रैगन बन गए हैं। टाइगर ड्रैगन केवल नागाओं और उनके स्वामी की सुरक्षा के लिए ही अस्तित्व में हैं। उन्हें आग से डर नहीं लगता, जो नागाओं की एकमात्र कमजोरी है। रुद्र प्रताप संदेशों की इस बाढ़ में डूब गए थे। उन्हें याद रखने में कठिनाई हो रही थी कि ब्लिंक में प्रकट और गायब होने वाले संदेशों का क्या अर्थ था। घोंसला शब्द अब उस भूल भुलैया पर लागू नहीं होता जो स्तर 6 तक पहुंच चुकी है। रुद्र प्रताप के कारण अंडरवर्ल्ड 12 की उपलब्धियों, एक भूल भुलैया का विनाश और 2 अन्य भूल भुलैयों पर कब्जा के परिणामस्वरूप नागा का घोंसला अब नागाओं का किला बन चुका है। नागा का किला अब पहले से अधिक नागाओं को समायोजित कर सकता है। नागा की भूल भुलैया अब युद्ध में और अधिक दक्ष होगी। उपलब्ध सम्मोनों में भी सभी विशेषज्ञ युद्धकर्मी बन चुके हैं। पोर्टल, वह पोर्टल जिसने अंतरिक्ष में विकृति उत्पन्न की थी, अब पहले से एक स्तर बड़ा और भव्य हो गया था। रुद्र प्रताप दंगन मास्टर विकसित हो गए हैं। अब वे साहसी सेनापति अंडरवर्ल्ड 12 हैं। ये सेनापति युद्ध के लिए अनुकूलित है। उनके नेतृत्व में नागाओं की सेना किसी भी विरोधी के सामने भयभीत नहीं होगी। उनकी शारीरिक क्षमताओं में सुधार हुआ है। सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत, चुस्ती, दृष्टि, जीवन शक्ति और पुनर्जनन क्षमता सभी अद्वितीय रूप से बढ़ गए हैं। जैसे ही अंतिम संदेश प्रकट हुआ, रुद्र प्रताप ने शक्ति का तीव्र संचार महसूस किया। लेस देन स्वामी, उन्नयन पूर्ण हो गया है। ग्रेटर देन, डोमिनिक ने उत्साह के साथ घोषणा की, भले ही वह सामान्यतः अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करती। लेकिन रुद्र प्रताप उसे डांट नहीं सकते थे, क्योंकि वह स्वयं नागा की भूल भुलैया के परिवर्तन से स्तब्ध थे। मास्टर रूम, जो पहले केवल एक थोड़ा बड़ा पत्थर का कक्ष था, अब इतना बदल चुका था कि रुद्र प्रताप उसे पहचान ही नहीं सकते थे। इसके अतिरिक्त पहले गरीब सजाया गया नागा का सिंहासन भी अपग्रेड किया गया था। इसकी पीठ पर दर्जनों ड्रैगन और सांप आकाश में उठते हुए उभरे हुए थे और इसके हैंडल ड्रैगन की पंजों की तरह संगमरमर के गोले को पकड़ रहे थे। ये सिंहासन इतना भव्य था कि ड्रैगन और सांप लगभग जीवंत प्रतीत हो रहे थे। मास्टर रूम की दीवारों, फर्श और यहाँ तक कि छत की सजावट इतनी व्यापक रूप से बदल गई थी कि इसका तुलना पहले से असंभव थी। यह रुद्र प्रताप उन 2 भूल भुलैया कोरों को देखकर स्तब्ध रह गए जो पहले से अधिक चमक रही थीं। फिर उन्होंने मास्टर रूम के मध्य रखे विशाल मेज और उस पर नक्शे की ओर देखा। उन्होंने आह भरी। अब तक जिन क्षेत्रों की उन्होंने खोज की थी, वे स्पष्ट रूप से नक्शे पर अंकित थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक कुछ नागा की छोटी छोटी प्रतिकृतियों को छुआ और उनकी नज़र उस फटी हुई प्रतिकृति पर ठहर गई जो उनके हाथ के पास थी। लगता है हमें लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है, उन्होंने कड़वे हंसी के साथ कहा, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं अधिक चमक रही थीं। ये भूल भुलैया वास्तव में आपका धन खाली कर देती है। रुद्र प्रताप ने सोचा था कि उनके पास संसाधनों की पर्याप्त मात्रा है जो उन्हें भूल भुलैया के स्तर 7 तक ले जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सेना और सुविधाओं को मजबूत किया, संसाधन तुरंत समाप्त हो गए। फिर भी रुद्र प्रताप निराश नहीं हुए, क्योंकि नव अपग्रेडेड नागा का किला अपने मूल्य के योग्य था। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि सभी उपलब्ध सम्मोन भी भूल भुलैया के विकास के साथ विकसित हो गए थे। वे तब उपेक्षित थे जब नए सम्मोनों की एक झलक दिखाई देती थी, लेकिन अब वे सभी महान सैनिक बन गए थे जो पूरी सेना की जगह ले सकते थे। नागा घुड़सवार ड्रैगन नाइट बन गए, क्वांस के नेतृत्व वाले योद्धा सच्चे योद्धा बन गए। वही स्थिति नागा फाइटर्स पर लागू हुई। नागा जादूगर उच्च स्तरीय बन गए, जबकि पुजारी और जादूगर एक स्तर अपग्रेड हुए। संक्षेप में, रुद्र प्रताप की सभी सेनाएं अब पहले से अधिक शक्तिशाली थीं। महाराज, हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्वांस, जो पहले से बड़ा और मजबूत हो गया था, गरज कर बोला।
क्वांस की आवाज से रुद्रप्रताप अपने विचारों से बाहर आए। उन्होंने आदेश दिया, तैयार हो जाओ प्रस्थान करने के लिए। जी महाराज। क्वांस और नागा तुरंत झुक गए। डोमिनिक, लेस देन हाँ स्वामी। ग्रेटर देन। दुर्भाग्य से डोमिनिक भूल भुलैया के उन्नयन से प्रभावित नहीं हुई थी। वह वही रही, शायद इसलिए कि वह अपनी नौकरानी की स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकी। इसके अलावा नागा श्रमिक भी वही रहे। रुद्रप्रताप ने इसे खेदजनक पाया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपनी गंभीरता वापस पाए और कहा, मैं पोर्टल खोलूंगा, उथर को बुलाओ। लेस दैन आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है स्वामी। ग्रेटर दैन। हॉल के मध्य में पोर्टल प्रकट हुआ। डोमिनिक अंदर गई और उथर के साथ लौटी। क्या आपने मुझे बुलाया? उथर ने झुकते हुए पूछा, जैसा कि वह पिछली यात्रा से पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। जब उसने नागा की भूल भुलैया की भव्यता देखी तो उसकी जबड़े की हड्डी भी ढीली हो गई। यह। रुद्रप्रताप ने उथर की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा पैसा लगाया है। उनका सहज स्वर भूल भुलैया के अद्भुत परिवर्तन के अनुरूप नहीं था। उथर स्तब्ध था, लेकिन रुद्रप्रताप को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने तुरंत गंभीर मुद्रा धारण की और ठंडे स्वर में गर्जा, मृतकों की भूमि को जगाओ। उनके सैनिकों को बाहर खींचो और उनके दिमाग से भय निकाल दो। सामान्यतः हल्के फुल्के व्यवहार करने वाले उथर ने रुद्रप्रताप की भव्य आभा का अनुभव करते ही तुरंत झुककर आदेश मान लिया। कब शुरू करें? उसने पूछा। रुद्रप्रताप ने बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, अभी। उथर, लालच की भूमि का शासक, मृतकों के राजा वेलिसियस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है। रुद्रप्रताप अपने सिंहासन पर बैठे हुए संदेश पढ़कर सिर हिलाते हैं। युद्ध उनकी अपेक्षा से पहले शुरू हो गया था, लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार अपग्रेड की गई भूल भुलैया और नागा इस क्षेत्र में बेजोड़ थे। सिर्फ असली प्रतिद्वंद्वी 9वें तल के वास्तविक शक्तिशाली प्राणी होंगे, जो 9वें और 10वें तल के बीच के मार्ग को नियंत्रित करते हैं। स्वामी, रिक्षाशा ने अभिवादन किया। बोलो। रुद्रप्रताप अब अपनी आदत के अनुसार गरिमा में स्वर में बोल सकते थे। रिक्षाशा ने उनके सामने प्रणाम किया और रिपोर्ट दी, मृतकों की सेना भूल भुलैया से निकल गई है। ये तो तेज था, जैसा हमने सोचा। उन्हें तैयारी के लिए समय पहले से ही मिला होगा। मृतकों की सेना ने उथर के युद्ध की घोषणा के थोड़ी देर बाद ही कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वेलिसियस ने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रखी थी। हमने इसे पहले ही देख लिया था, डरने की कोई जरूरत नहीं। रुद्रप्रताप पहले ही उथर की स्तब्ध अवस्था की कल्पना कर सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि उथर अपनी क्षमता से न तो जीत पाएगा और न ही हार। रिक्षाशा ने गंभीर स्वर में जोड़ते हुए कहा, हालांकि मृतकों की सेना में। रुद्रप्रताप ने उसकी गंभीर आवाज सुनकर भौहें तन लीं। बेसिलिस्क राजा अनाक्स्ट देखा गया है। क्या? रुद्रप्रताप ने कभी ऐसा सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने पलकों को झपकाया और उत्तर दिया, बेसिलिस्क राजा मरा हुआ है। मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला था। आप सही हैं स्वामी। बेसिलिस्क राजा बिना सिर के था। स्थिति का अनुमान लगाना कठिन नहीं था। वेलिसियस ने बेसिलिस्क राजा का शव हासिल किया होगा और एक कायाश्रेष्ठ बनाया होगा। रुद्रप्रताप जानते थे कि किसने शव वेलिसियस को सौंपा होगा। ब्लैक मर्चेंट्स, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा और उनके गोल चेहरे की कल्पना की। रुद्रप्रताप ने अनुमान लगा लिया था कि ब्लैक मर्चेंट्स उसे असाधारण रूप से सहयोगी बनकर धोखा देने की योजना बना रहे थे। जिस ब्लड लेपर्ड को आपने मारा था वह भी सेना में था, रिक्षाशा ने जोड़ा। ब्लैक मर्चेंट्स ने सच में सब कुछ बेच दिया। जो कुछ भी रुद्रप्रताप ने ब्लैक मर्चेंट्स को बेचा था वह मृतकों की सेना में दिखाई दे रहा था। बेसिलिस्क राजा को जीवित रहते ही पराजित किया गया था। उसके कब्र से लौटने से कुछ भी नहीं बदलेगा। रुद्रप्रताप ने जोर देकर कहा। इसके अलावा पुराने नागा की भूल भुलैया और वर्तमान के नागा की भूल भुलैया में एक विशाल अंतर था। घबराने का कोई कारण नहीं था। उथर को योजना अनुसार आगे बढ़ने का आदेश दो। मात्र एक समस्या उथर पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन रुद्रप्रताप ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उनकी अदम्य जीवित रहने की क्षमता के कारण उथर हार भी गया तो पुनर्जीवित हो जाएगा। अगर वह नहीं कर सका तो रुद्रप्रताप खुद स्लाइम राजा की मदद करेंगे। अब उनके पास इसे संभव बनाने की शक्ति थी। जी स्वामी। धत्तेरे की। उथर रिक्षाशा के संदेश से भड़के हुए थे। उनके शरीर में उबलते बुलबुले स्पष्ट थे। राजा की योजना क्या है? स्वामी के अनुसार कुछ भी नहीं बदलना है, रिक्षाशा ने उत्तर दिया। अन्य शब्दों में, रुद्रप्रताप चाहते थे कि उथर मृतकों की सेना को रोके, जिसमें बेसिलिस्क राजा और ब्लड लेपर्ड भी शामिल थे। इसलिए उथर का शरीर इतनी तीव्रता से उबल रहा था जैसे वह उड़कर गायब हो जाएगा। उसे बताओ कि मैं अपनी इच्छा अनुसार सेना को आगे बढ़ाऊंगा। सामान्य परिस्थितियों में उथर ऐसा निर्णय नहीं लेता, लेकिन उसने अपनी सोच नहीं बदली। आखिरकार उसका स्वामी बेसिलिस्क राजा अनाक्स्ट और ब्लड लेपर्ड से कई गुना अधिक भयंकर था। अब जब उथर ने सोचा तो उसे पता चला कि वे दो प्राणी केवल इसलिए कायाश्रेष्ठ बने क्योंकि उसके स्वामी ने उन्हें पहले ही मार डाला था।
इसके अलावा जैसा कि वेलिसियस ने युद्ध की घोषणा के तुरंत बाद अपनी सेना को आगे बढ़ाया, उथर ने ये समझ लिया कि मृतकों के राजा किसी न किसी समय उस पर हमला करते, अन्यथा वह इतनी जल्दी सेना को गतिमान नहीं कर पाता। संक्षेप में, वेलिसियस उथर का परहेज कर रहा था, जिसने स्लाइम राजा के भीतर युद्ध भावना को बढ़ा दिया। धत्तेरे की, लेकिन बेसिलिस्क राजा अभी भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। हालांकि यह संकल्प केवल क्षण भर के लिए था और उथर फिर सामान्य रूप से चुप रहने लगा। इसी बीच रुद्र प्रताप के सामने एक अनपेक्षित अतिथि उपस्थित हुआ। तुम्हारे पास हिम्मत है यहाँ आकर दिखाई देने की, उन्होंने कहा। गोलमटोल चेहरा वाला अतिथि कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मर्चेंट था। उसने रुद्र प्रताप की कटु नीयत देखकर स्तब्ध होने का नाटक किया। रुद्र प्रताप की कटु नीयत देखकर ब्लैक मर्चेंट ने स्तब्ध होने का दिखावा किया। उसने मुख खोला, अरे मैंने क्या गलत किया? मैंने तो आपकी हर आज्ञा का पालन किया। अगर आप मुझे इस तरह व्यवहार करेंगे तो मुझे दुख होगा। लेकिन ये दिखावा भूल भुलैया के स्वामी को मूर्ख बनाने में असफल रहा। रुद्र प्रताप की आंखों में शीतलता भरी गंभीरता थी। उन्होंने सीधे ब्लैक मर्चेंट को काटते हुए कहा, क्या आपने? नहीं, सामान्यतः ब्लैक मर्चेंट्स ने ही इस युद्ध को उकसाया। ये बात पहले से स्पष्ट थी कि वेलिसियस, मृतकों का राजा, अपने बनाए गए कायाश्रेष्ठों बेसिलिस्क राजा अनाक्स और ब्लड लेपर्ड की लाशों से किस पर हमला करेगा। उथर की युद्ध घोषणा ने फिलहाल उनका ध्यान भटका दिया था, लेकिन आसपास का सबसे बड़ा खतरा निश्चित रूप से नागा की भूल भुलैया थी। अगर उथर न होता तो वेलिसियस बिना किसी चेतावनी के नागा की भूल भुलैया पर हमला कर देता। क्या वेलिसियस ने बिना बेसिलिस्क राजा और ब्लड लेपर्ड के युद्ध चुना होता? रुद्र प्रताप ने मन ही मन विचार किया। इस दृष्टिकोण से ब्लैक मर्चेंट्स ही इस उथल पुथल का मुख्य कारण थे। क्या युद्ध तुम ही चाहते थे? ब्लैक मर्चेंट ने चालाक मुस्कान के साथ कहा। हमने तो केवल हाथ बटाया। शत्रु को घातक तलवार और भाला देना क्या हाथ बटाना है? तुम्हारी जीभ उतनी ही छोटी है जितना तुम्हारा शरीर नीच और घिनौना है। रुद्र प्रताप की आंखों में हिंसक चमक थी, मानो वह किसी भी क्षण ब्लैक मर्चेंट की जीभ काट डालेंगे। हैरान प्राणी पीछे हट गया। इस बार वह सचमुच भयभीत प्रतीत हुआ और अपने साथ लाए गए विशाल भाड़े के प्राणी के पीछे छिप गया, जो उसके शरीर की रक्षा कर रहा था। पहले मेरी बात सुनो, उसने हकलाते हुए कहा। बोलो, लेकिन ठीक से समझाना होगा। अब तक जो भरोसा हमने बनाया है वह टूटने वाला है। रुद्र प्रताप ने चेतावनी दी। ये भरोसा वास्तव में केवल व्यवसाय आधारित था, फिर भी उन्होंने ब्लैक मर्चेंट पर दबाव डाला। वेलिसियस, मृतकों का राजा, वास्तव में एक निर्दयी व्यक्ति है। रुद्र प्रताप ने ब्लैक मर्चेंट को अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन उसने इसके बजाय वेलिसियस की निंदा करना शुरू कर दी। रुद्र प्रताप ने चेहरे पर गंभीरता के साथ भौहें तन लीं और सीधे मुद्दे पर आने का संकेत दिया। ठीक है, सीधे बात कहूं तो वेलिसियस अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकलता अगर उसके पास ब्लड लेपर्ड या बेसिलिस्क राजा अनाक्स का शव नहीं होता। ब्लैक मर्चेंट सही था। रुद्र प्रताप ने याद किया कि दूर से देखा गया वेलिसियस रणनीति और चालों को खुली युद्ध से अधिक प्राथमिकता देता प्रतीत होता था। ग्रेवयार्ड, मृतकों की भूमि, एक स्वर्गीय किला है। आप और नागा नवे तल पर अपने साहस के लिए प्रशंसा पा सकते हैं, लेकिन अपने ही घर में वेलिसियस को हराना आपके लिए कठिन होगा। जो कुछ भी उसके क्षेत्र में मरा उसे मृतकों की सेना में भर्ती किया जाएगा, जिससे ये युद्ध लंबी खींचेगा। ब्लैक मर्चेंट ने विस्तार से समझाया। तुम कह रहे हो कि ब्लैक मर्चेंट्स की प्रशंसा करनी चाहिए, जिन्होंने वेलिसियस को अभिमानी होकर अपनी सेना भेजने के लिए प्रभावित किया। हम इसे प्रशंसनीय नहीं मानते, लेकिन हम कुछ हद तक प्रभावित जरूर हुए। सच्चाई यह है कि आपने ही ब्लड लेपर्ड और बेसिलिस्क राजा को मार डाला। रुद्र प्रताप की आंखें चमक उठीं। मैं तुम्हारी टोली को ज्यादा पसंद नहीं करता। हमेशा अपनी मर्जी से काम करते रहते हो। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। ब्लैक मर्चेंट भाड़े के प्राणी के पीछे और गहरे छिप गया, लेकिन वह प्राणी भी रुद्र प्रताप के आभा से भयभीत हो गया। वह और ब्लैक मर्चेंट पीछे की ओर ठोकर खाते हुए हिल गए और ये दृश्य हास्यास्पद लग रहा था। तुम्हें बता दूं, रुद्र प्रताप ब्लैक मर्चेंट के पास जाकर झुक गए और उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों से निकलती नीली चमक इतनी कटु और निर्दयी थी कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह ब्लैक मर्चेंट की गर्दन काटने ही वाले हैं। इस बार ब्लैक मर्चेंट भी ठंडे पसीने में तरबतर हो गया और अपना चेहरे का हाव भाव नियंत्रित नहीं कर सका। मैं उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता जो मेरे पीछे कुछ चालें चलते हैं। इसलिए मैं अब अत्यंत क्रोधित होने वाला हूँ। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम नहीं, तुम्हारे पीछे जो मास्टरमाइंड है वो सब कुछ बता दो जो मेरे पीछे हो रहा है। रुद्र प्रताप ने दांत पीसते हुए गुर्राया। बस करो, गरीब व्यापारी पर दबाव मत डालो, बारन। उसी क्षण एक गहरी प्रबल आवाज ने उनके संवाद में हस्तक्षेप किया। रुद्र प्रताप उठकर खड़े हुए और जैसे ही प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा, अंततः अपनी उपस्थिति दिखा रहे हो? हाँ। तो तुम्हें पता था। विशालकाय आकृति का शरीर भाड़े के विशाल प्राणी के बराबर था और वह सिर से पैर तक हुड में ढका हुआ था। वह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मेरे पास एक बेहद रोचक मित्र है।
वह व्यक्ति लगातार मुझे चेतावनी देता रहता है, मैं कैसे अनजान रह सकता हूँ। जैसे ही वह बोला, रुद्रप्रताप की आंखों के सामने लाल संदेशों की एक श्रृंखला प्रकट हुई। परजीवी किसी चीज से डर रहा है। परजीवी लगातार एक पदार्थ स्रावित कर रहा है, जिसे उसने अदम्य उपस्थिति से खतरे का अनुभव किया है। ये स्राव उसे अस्थायी रूप से अपनी सीमाओं से परे शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। आपकी मांसपेशियों की शक्ति की सीमा मुक्त कर दी गई है। आप दर्द का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि पदार्थ में मॉर्फिन जैसी विशेषताएं हैं। एक विरोधी, जो इतना शक्तिशाली था कि परजीवी उससे डरता था, मिलने की इच्छा रखता था। रुद्रप्रताप को अंदाजा हो गया कि यह कौन हो सकता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अनातोलियस। रक्त और लोहे का काउंट।